एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं नसरुद्दीन इज्जतुद्दीन की लाश की जानिब इशारा करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है तुमने इसे कत्ल कर डाला, मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं हशशीन का पीछा कर रहा था, ये उनका जाल है। जवाब नसरुद्दीन कहता है तुम हर चीज का इल्जाम हशशीन पर लगा देते हो, लेकिन तुम इस बार इससे बच नहीं पाओगे, तुमने इसे मारा तुमने। इस पर अमीर अय्यूब आगे बढ़ते हुए कहते हैं मलिक हज़रत की एक जाल बिछाया गया था, समझने की कोशिश करें। मगर नसरुद्दीन उन्हें पीछे धकेल देता है और सिपाहियों से कहता है सिपाहियों से गिरफ्तार कर लो। उसका हुक्म मिलते साथ ही सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तलवारें तान लेते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं आप गलती कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो दुश्मन चाहता है। तो नसरुद्दीन कहता है इसे मेरे बेटे की लाश के साथ महल में ले चलो, मैं अपने बेटे को दफन करने से पहले इसका सर लूंगा। उधर बोरो कबीले में जंग के बाद तमाम लोग खड़े होते हैं और सुल्तान सन्नान की जानिब देखते हुए कहते हैं रशीदुद्दीन सन्नान। ये सुनते साथ ही सन्नान घोड़े से उतरता है और सुल्तान को अदाब बचा लाता है। फिर कहता है मैं अपने पुराने दोस्त नूरुद्दीन जंगी से इस हालत में बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से खलीफा हज़रत ने मुझे इस काम के लिए तफवीज़ किया। नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि सन्नान का ये नाम यानी कि सन्नान इन सब के सामने आया है, तो फिर ये शख्स कौन है? यकीनन ये हशशीन का सरबराह है जिसे पहाड़ों का सरदार कहते हैं। इसका असल नाम क्या है हम आगे जाकर जान जाएंगे। सन्नान की बात सुनकर करातेगन कहता है तुम कौन होते हो जिसके सिर्फ एक लफ्ज़ से हम अपनी तलवार म्यान में वापस रख दें? हाँ। जवाबन सन्नान कहता है मैं अब्बासी खलीफा हज़रत का ख्वाजा रशीदुद्दीन सन्नान हूँ। ये कहते साथ ही वो फरमान निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है बाइयों का खून बहाने का जिम्मेदार हशशीन का सरबराह यानी कि पहाड़ी आका है। खलीफा हज़रत इस बारे में सब कुछ जानते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि भाइयों के दरमियान ये खून की जंग खत्म कर दी जाए। तो उसमत खातून कहती है सब कुछ आपकी बातों से नहीं रुकेगा, आपके पास इसका क्या सबूत है? फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जानिब देखते हुए कहती है इसके अलावा आपने हमारे कबीले में चालें चलाई और खून बहाया। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैंने कोई चाल नहीं चली, नसरुद्दीन ने जो कुछ किया वो हर चीज का हिसाब देगा। इस पर करातेगन कहता है जब तक हमारी तलवारें जंगे खून से आलूदा नहीं हो जाती ये जंग नहीं रुकेगी। तो सुल्तान गरजते हुए कहते हैं मेरा सबक जवाब दे रहा है, असमत खातून अपने कमान में मौजूद इन सबको रुक जाने का कहें वरना मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। जवाबन असमत खातून कहती है जो कुछ तुमने किया उसका नुकसान सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान मेरे पूरे कबीले और उन सबको पहुंचा है जो मुझ पर एतमाद करते हैं। अगर मैं इनकी सरबराह हूं तो इनके साथ रहूंगी, अगर जंग होगी तो जंग ही सही। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं फिर मैं सरबराह को रोकूंगा, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। हुक्म मिलते साथ ही जंगी सिपाहियों की तलवारें असमत खातून के गले पर होती हैं और उनकी तलवार भी ले ली जाती है। ये देखकर करातेगन चिल्लाते हुए कहता है मेरी बहन, मगर सब अब बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं। उधर नसरुद्दीन अमीर अय्यूब के साथ घर से बाहर आ जाता है जबकि उसके सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को गिरफ्तार किया होता है। इज्जतुद्दीन की लाश भी घर से बाहर निकाल ली जाती है जिसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी बहुत दुख होता है। फिर नसरुद्दीन रोते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है तुम इसे क्या चाहते थे? ये मेरा इकलौता बेटा था, मेरी खातून के जाने के बाद वो वाहिद था जिसके सहारे में जिंदा खड़ा था, तुमने इसे मुझसे क्यों छीन लिया? क्यों? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगरचे इज्जतुद्दीन और मेरे दरमियान मसाइल चल रहे थे लेकिन मुझे भी आज जितनी तकलीफ पहुंची है ये सब हशशीन कर रहे हैं। दुश्मन की चालों का शिकार होकर एक दूसरे से लड़ने के बजाय आइए मिलकर लड़ते हैं चचा। जवाबन नसरुद्दीन कहता है मैं तुम्हारा चचा नहीं हूं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को गिरबान से दबोचते हुए कहता है तुम इसके सामने अपने हाथ में तलवार लिए खड़े थे, अय्यूब इसका गवाह है, जबकि गद्दार हानि चुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन से कहते हैं मैं इस जाल में नहीं पड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो नसरुद्दीन को धक्का देते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी जंगी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। कुछ देर के मुकाबले के बाद और फौरन भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वो सब जंगी सिपाहियों पर तलवार का इस्तेमाल करने के बजाय लातों और गुंसों के साथ उन्हें धकेलते ही चले जाते हैं। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के इशारे में वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। तो नसरुद्दीन के हुक्म पर एक सिपाही ने मारने के लिए तीर तानता है तो अमीर अय्यूब एक जोरदार थप्पड़ उस सिपाही को मारते हुए कहते हैं क्या तुम एक मलिक पर तीर मारोगे? फिर नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है उसके पीछे जाओ, मुझे सलाहुद्दीन जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में चाहिए। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं और अमीर अय्यूब आज़िकी के साथ एक तरफ खिसक जाते हैं। छतों पर से भागते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में जो भी सिपाही आता है वो उसे पटकते ही चले जाते हैं और किसी के भी हाथ नहीं लगते। छतों पर से छलांगे लगाते लगाते आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी गलियों की तरफ निकल जाते हैं। इधर करातेगन कहता है मेरी बहन हम यहाँ कैदी होने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं इसे भी पकड़ लो। हुक्म मिलने पर करातेगन भी जंगी सिपाहियों के हथे चढ़ जाता है। वो मजामत करने की भरपूर कोशिश करता है मगर नाकाम होता है। ये देखकर उसकी दूसरी बहन सुल्तान से कहती है तुम्हारा जुल्म बहुत हुआ, मगर उसके कुछ करने से पहले ही तलवारें उसके गले पर होती हैं और सुल्तान कहते हैं जो भी हरकत करे उसे मार दो। जवाबन करातेगन चिल्लाते हुए कहता है जंगी एक सिपाही की तरह लड़ो। जवाबन सुल्तान कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं ऐसा करने पर मजबूर हुआ ताकि मजीद खून ना बहे, या तो तुम जंग की जिद छोड़ोगे या फिर तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो उसमत खातून कहती है इससे आपने हमारे दरमियान दुश्मनी को मजीद भड़का दिया है नूरुद्दीन जंगी, अगर हम इस दुश्मनी की आग में एक बार जले तो तुम हजारों बार जलोगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं जब तक ये दुश्मनी खत्म नहीं होती तुम मेरे महल में रहोगी। देखते हैं कि क्या ये जंग की कोशिश कर सकते हैं जब तुम इनके सरों पर मौजूद ना हो। फिर करातेगन की जानिब देखते हुए कहते हैं हमारे जाने के बाद इसे छोड़ देना, देखते हैं कि इसमें कितनी हिम्मत। इसके बाद सन्नान अपने असल मकसद की तरफ आते हुए कहता है और जब तक मामला तय नहीं हो जाते मैं आपके साथ रहूंगा, हमारे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है। ये कहते साथ ही वो भी घोड़े पर सवार हो जाता है और सुल्तान असमत खातून को लेकर कबीले से रवाना हो जाते हैं। तुरान शाह भी आगे बढ़ता है तो शेरको से रोकते हुए कहता है सुल्तान ने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम कोई भी वजीफा अंजाम नहीं दोगे, लेकिन तुमने नसरुद्दीन का हुक्म माना। हाँ मैं वापस आने के बाद तुमने जो कुछ किया उसका तुमसे हिसाब लूंगा। जवाबन तुरान शाह कहता है मलिक नसरुद्दीन ने मुझे वो दिया जो आप में से कोई नहीं दे पाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका मैं आपको हिसाब दूं चचा। ये कहते साथ ही वो गुस्से में शेरको का हाथ पीछे करता है और आगे बढ़ जाता है। शेरको भी उनके पीछे पीछे वहां से रवाना हो जाता है। उधर नसरुद्दीन सिपाहियों के साथ अमीर अय्यूब के पास पहुंच जाता है और कहता है तुमने उस कातिल के फरार होने में मदद की। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं मैंने किसी की मदद नहीं की। नसरुद्दीन मजीद कहता है अगर तुम सिपाही को ना रोकते तो वो भाग नहीं पाता, तुमने हमारा खाना खाया और हमें ही धोखा दिया, अपनी जगह जानो। ये सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, क्या मैं उसे मलिक सलाहुद्दीन को तीर मारने देता? इसके अलावा वो मुस्लिम साबित नहीं हुए। नसरुद्दीन कहता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने उसकी मदद क्यों की, इसलिए मैं एक सिपाही वहां पे आकर कहता है मलिक हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन महल वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही नसरुद्दीन अमीर अय्यूब से कहता है सबसे पहले उस कातिल सलाहुद्दीन को कैसे सजा दी जाएगी मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इस बारे में बात करूंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी अय्यूब। ये कहते साथ ही नसरुद्दीन आगे बढ़ जाता है। उधर सुल्तान सन्नान के साथ असमत खातून को लेकर महल में दाखिल होते हैं। सुल्ताना बुलंदी से ये सारा मंजर देख रही होती है। नसरुद्दीन को देखकर असमत खातून कहती है तुमने मुझे अरमाल बना लिया बगैर किसी जुर्म के और ये कातिल यहाँ आजाद घूम रहा है। ये सुनकर सुल्तान शेरको से कहते हैं शेरको असमत खातून को मेहमान खाने में ले जाओ। असमत खातून के आगे बढ़ जाने के बाद सुल्ताना भी एक तरफ चली जाती है और सुल्तान गुस्से में नसरुद्दीन से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि असमत खातून और कबाइल बेकसूर हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जवाबन नसरुद्दीन कहता है असल सजा तो सलाहुद्दीन को मिलेगी। तो सुल्तान पूछते हैं सलाहुद्दीन ने क्या किया? जवाबन नसरुद्दीन कहता है उसने मेरे बेटे इज्जतुद्दीन को कत्ल किया। ये सुनकर सुल्तान समेत सब चौंक जाते हैं। उधर शेरको असमत खातून को लेकर आगे बढ़ रहा होता है कि इसी दौरान वहां सुल्तान आती और शेरको से कहती है शेरको ये औरत महल में क्या कर रही है? जवाबन शेरको कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ने असमत खातून को कुछ देर महल में रखने का हुक्म दिया है ताकि कबाइल की लड़ाई खत्म हो जाए। इस पर सुल्ताना कहती है और क्या इसे महल में रखकर लड़ाई रुक जाएगी? जो भी बगावत करे उसका सर कलम कर दिया जाए और हालात पर काबू पा लिया जाए। जवाबन असमत खातून कहती है अगर आप में इसकी हिम्मत होती तो आप मुझे कैदी ना बनाते, जो सिर्फ ज़बान इस्तेमाल करना जानते हो वो तलवारें नहीं चला सकते। ये सुनकर सुल्ताना कहती है आप भी ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं इसकी वजह हमारा रहम है, वरना आप में ज़बान इस्तेमाल करने की जरूरत ना थी। तो असमत खातून कहती है और किस चीज़ ने आपको ये जरूरत दी? जंगी खातून होने ने। जवाबन सुल्ताना कहती है मैं सिर्फ नूरुद्दीन जंगी की खातून नहीं हूँ बल्कि सज्जोकियों की बेटी भी हूँ, आप हमारे अताई थे इसलिए आपको झुकना चाहिए, क्योंकि आपकी जगह हमेशा से नीचे है तो आप हमेशा मुझे बुलंदी पर देखेंगे। जवाबन असमत खातून कहती है ना तो आप में मुकद्दस जो खून वाली बात है ना ही मेरे पास आपको देने के लिए इज्जत है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं, माजी का खौफ आपको अंदर से जला रहा है और यहाँ रहने
रहने के दौरान मैं इस्माइल को आपके लिए जन्म बना दूंगी। ये कहते साथ ही असमत खातून शेर को सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती हैं और सुल्ताना को बहुत गुस्सा आता है। उधर सुल्तान सारा मामला सुनने के बाद नसरुद्दीन से कहते हैं आपकी तकलीफ ने आपको अंधा कर दिया है। सलाहुद्दीन हशशीन के पीछे था, बज़ाहिर उन्होंने इज्जतुद्दीन को कत्ल कर दिया और उसका इल्जाम सलाहुद्दीन पर डाल दिया। ये सुनकर नसरुद्दीन पूछता है फिर वो अदालत से क्यों डर रहा है? वो उसकी लाश के पास तलवार लिए खड़ा था, अमीर अय्यूब शाहिद है। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं मेरे सुल्तान बदकिस्मती से। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही नसरुद्दीन कहता है आप मेरे सामने कातिल का दिफा नहीं कर सकते, मेरे खातून और मेरा बेटा दोनों मर गए। सुल्तान क्या आप अब भी रहम करेंगे? सलाहुद्दीन आपका बेटा है, मेरे बेटे के बारे में क्या है? क्या वो इस नस्ल से नहीं है? क्या आपके पास उसे देने के लिए इंसाफ नहीं है? तो सुल्तान उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे पास इंसाफ है, लेकिन तुम्हारी अकल किधर है नसरुद्दीन? तुम्हारी खातून की मौत की वजह हशशीन थी, तुमने मेरी बात को झुठलाकर कबीले पर हमला किया, अब तुम फिर हशशीन से धोखा खाकर सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी अकल कहां चली गई? जवाब नसरुद्दीन कहता है मेरी अकल वही कहती है जो मैंने देखा है। सलाहुद्दीन ने मेरे बेटे को कत्ल किया, मैं उसे मुर्दा या जिंदा पकड़ूंगा, वो सजा से बच नहीं सकता। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं नसरुद्दीन नहीं, तुमने पहले एक कबीले पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, मजीद हद से आगे ना बढ़ो, हमें इज्जतुद्दीन को दफन करना चाहिए भाई। फिर जो जरूरी हुआ मैं सलाहुद्दीन के साथ वो करूंगा। इस पर नसरुद्दीन चिल्लाते हुए कहता है मैं अपने बेटे को दफन करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जनाजे में आप में से कोई आए, मुझे अब आप पर एतमाद नहीं है, आप सलाहुद्दीन का दिफा करने के सिवा कुछ नहीं करते। ये सुनकर सुल्तान को बहुत दुख होता है और अमीर अय्यूब कहते हैं हम नहीं चाहते कि मलिक सलाहुद्दीन को किसी इल्जाम पर कुर्बान कर दिया जाए। तो नसरुद्दीन कहता है तुम फैसला करोगे कि ये बुहतान है या सच, मैं उस कातिल के बाद तुम्हें भी देख लूंगा। ये सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं बाद में क्यों, अभी देख लें, लेकिन आप मलिक सलाहुद्दीन को मौत के घाट नहीं उतार सकते। नसरुद्दीन पूछता है क्या तुम मुझे रोकोगे? तो अमीर अय्यूब कहते हैं अगर जरूरी हुआ तो हाँ। इस पर नसरुद्दीन कहता है मैं जानता हूं कि तुम सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, वरना तुम मेरे खिलाफ खड़े होने की जरूरत कभी भी ना करते। अमीर अय्यूब कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि मलिक सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं कर सकता। जवाब नसरुद्दीन कहता है नहीं, आप जो जानते हैं वो इससे भी ज्यादा है, हकीकत कुछ और है और वो हकीकत तुम्हें तकलीफ दे रही है, क्योंकि सलाहुद्दीन सुल्तान का नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर अमीर अय्यूब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुल्तान को भी नसरुद्दीन पर बेहद गुस्सा आता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी चुपकर जंगी सिपाहियों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं और उनके गुजर जाने के बाद पारस खड़े होकर कहता है हम अपने सिपाहियों से भाग रहे हैं। फिर एसिस कहते हैं सुल्तान महल वापस चले गए हैं, उनसे बात करने के बारे में क्या ख्याल है? और फाबी एसिस की बात की हिमायत करता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मसला सुल्तान के मानने का नहीं है, एक मलिक मरा है और उन्होंने इल्जाम हम पर डाल दिया, अगर हम महल में जाएंगे तो वो हमें कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इज्जतुद्दीन और सदरान की मौत के पीछे रेहानी का हाथ, हम उसकी गद्दारी को बेनकाब करेंगे, जब हम बरी हो जाएंगे तो फिर कबाइल के दरमियान दुश्मनी को रोकेंगे, हमें पहले किसी महफूज मुकाम पर जाना होगा। इसके साथ ही वो सब आगे अय्यूब सुल्तान से पूछते हैं क्या मलिक नसरुद्दीन ये राज जानता था? तो सुल्तान नसरुद्दीन से पूछते हैं ये तुमने क्या किया? इस पर नसरुद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने क्या किया, मैं आप में से किसी को भी इस कातिल का दिफा करने नहीं दूंगा, मैं उसे पकड़कर अपनी तलवार से सजा दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ अय्यूब को बताया है, अगर आप उसकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं तो मैं ये राज सबको बता दूंगा। ये सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं और नसरुद्दीन को गिरबान से दबोच लेते हैं। फिर कहते हैं अगर तुम सलाहुद्दीन के पीछे गए और उसे तकलीफ दी या अगर तुमने इस राज को फाश किया तो मैं उसे वक्त तुम्हारा सर काट दूंगा। अब जाओ और वो करो जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो करके देख लो। ये कहते साथ ही सुल्तान नसरुद्दीन को पीछे धकेल देते हैं। उधर एक कमरे में रेहानी सन्नान से पूछता है जनाब जब नूरुद्दीन जंगी ने अपनी तलवार खींच ली थी तो आपने लड़ाई क्यों रुकवाई? तो सन्नान कहता है नूरुद्दीन ने लड़ाई को रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली थी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि नूरुद्दीन जंगी और बोरो के दरमियान लड़ाई के शुरू को भड़काऊं, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। तो रेहानी पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हुई, क्या मैं अपना वजीफा पूरा करने में नाकाम रहा? इस पर सन्नान कहता है तुम नूरुद्दीन जंगी के उतना करीब नहीं जा सकते जितना मैं जा सकता हूँ, मैंने सलाहुद्दीन को शिकारी से शिकार बना दिया, लेकिन ये सही नहीं हुआ कि वो भाग गया, हमें ये जानने की जरूरत है कि उसके पास हमारे बारे में क्या मालूमात है, जब तक वो बाहर है तुम्हें खतरा रहेगा। तो रेहानी कहता है मैंने फिदाइयों को पैगाम भेजा है, वो सलाहुद्दीन को पकड़ कर ले आएंगे, नसरुद्दीन भी उसके पीछे है। जवाबन सन्नान कहता है काफी नहीं है, सलाहुद्दीन भी चुप नहीं बैठेगा, उसके तमाम दुश्मनों को उसके पीछे जाना होगा। जाओ और करातेगन से कहो कि तुम असमत खातून को उसके पास लेकर आओगे, अगर उसके बदले में वो सलाहुद्दीन देता है तो सलाहुद्दीन एक पिंजरे में बंद होना चाहिए और उसे जल्द से जल्द यहाँ होना चाहिए। ये सुनकर रेहानी मुस्कुरा देता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी अपनी कारगाह में दाखिल होते हैं, जहाँ पे हर तरफ सन्नाटा छाया होता है, सब खतरे को भांपते हुए घोड़ों से उतर जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं यहाँ कोई क्यों नहीं है, होशियार रहो। इसके साथ ही वो सब मुफ्तात अंदाज में आगे बढ़ने लगते हैं। उनके कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ही वहाँ से फिदाई निकलना शुरू हो जाते हैं। खेमों के अंदर से, खेमों के ऊपर से, हर तरफ से फिदाई कूदते हुए उन्हें घेर लेते हैं। 6 से 7 लोग दर्जनों फिदाइयों का मुकाबला करने लग जाते हैं। लड़ाई की शुरुआत में फिदाई सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को मुश्किल में डाल देते हैं, मगर इसके बावजूद वो सब भरपूर अंदाज में मुकाबला जारी रखते हैं। फिदाइयों का तीरों से बचने का अंदाज काफी जबरदस्त होता है। उनके लड़ने के अंदाज को भांपने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों पर टूट पड़ते हैं और फिदाइयों का उछलना कूदना बंद हो जाता है। लड़ाई के दौरान एक फिदाई पीछे से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर वार करने लगता है, मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उसके सर से आर पार हो जाता है। तीर मारने वाला दमीर जान होता है जो घोड़े पर सवार वहां पहुंचता है और वो भी फिदाइयों पर टूट पड़ता है। कुछ देर के बाद ही तमाम फिदाई मारे जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी दमीर जान से पूछते हैं बहादुर तुम कौन हो? जवाबन दमीर जान अपनी बेटी अलिफ का ब्रेसलेट सलाहुद्दीन अय्यूबी को देता है। ब्रेसलेट को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अलिफ तुम जरूर दमीर जान होगे। जवाबन दमीर जान कहता है जी बिल्कुल, आपने मेरी बेटी की हिफाजत की, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपके लिए तीर चलाना तो दूर, मैं हजारों तीरों से जख्मी भी हो सकता हूँ, मुझे अपना साथी बनने की इजाजत दें। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम हो, लेकिन शाम में किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारी आंखें और कान बन सके। तुम शाम में क्या करोगे? अगर कुछ अहम हुआ तो हमें मुतला करोगे। ये सुनकर दमीर जान कहता है शायद आपको मालूम नहीं कि सुल्तान नूरुद्दीन ने जंग को रोकने के लिए असमत खातून को असीर बना लिया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं हालात पेचीदा हो जाएंगे, हमें रेहानी को रंगे हाथों पकड़ना होगा और उसकी धोखाधड़ी को आश्कार करना होगा। मेरा फरार होना हशशीन के लिए बड़ा खतरा है, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने की नहीं। रेहानी अब मेरे खिलाफ जाल बिछाएगा, तुम शाम में रेहानी का पीछा करोगे दमीर जान, जब वो शायद छोड़ेगा तो हमें आगाह करना। पारस तुम्हें बता देगा कि तुम हमसे कैसे राब्ता करोगे। उधर बोरो कबीले के मरकजी खेमे में हम देखते हैं कि जंगी सिपाहियों को कैदी बना लिया गया होता है। एक जंगी सिपाही करातेगन से कहता है सुल्तान नूरुद्दीन चाहते हैं कि आप कबीले को छोड़ दें, उन्होंने कहा कि अगर आपने हरकत की तो मैं आप सबकी लाशें लटका दूंगा। अकल से काम नहीं करातेगन। जवाबन करातेगन कहता है मैं अकल से काम ले रहा था, लेकिन तुम्हारा सुल्तान हमारे कबीले आया और मेरी बहन को कैदी बनाकर ले गया और उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए, मैंने अकल से काम लिया इसीलिए ये हुआ। ये कहते साथ ही वो देखता हुआ आला लेकर जंगी सिपाहियों के पास आता है और एक सिपाही को दबोचते हुए मजीद कहता है अब मेरा दिमाग खराब हो गया है, अपने सुल्तान को बता देना, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। ये कहते साथ ही वो सिपाही की आंख जला डालता है और फिर शमन यानी कि अपने सिपाही अलबेज से कहता है अलबेज ये लो और इनकी आंखें अच्छी तरह से निकालो, फिर इन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास भेज दो ताकि उसे मालूम हो कि मैं क्या हूँ और उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। चलो। ये सुनते साथ ही अलबेज उन्हें वहां से ले जाता है। फिर करातेगन की बहन उससे कहती है हमारी बहन को जब असीर बना लिया गया है तो हमें रुकना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं भाई? जवाबन करातेगन कहता है हम नहीं रुकेंगे बहन, मैं अपनी बहन को जंगी के हाथों से बचा लूंगा, हम अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे और हमारी बहन को जंगी के हाथ से छीन लाएंगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि रेहानी सिपाहियों के साथ महल छोड़कर जा रहा होता है, जबकि दमीर जान बुलंदी पर से उसे देख रहा होता है। उसके आगे बढ़ जाने के बाद दमीर जान के बोतल में खबर डालकर उसे उड़ा देता है। उधर अमीर अय्यूब सुल्तान से पूछते हैं मलिक नसरुद्दीन ये राज कैसे जान सकता है, उसे कैसे पता चला कि सलाहुद्दीन मेरा बेटा है? तो सुल्तान कहते हैं तो रज़ाई माँ वाली बात से ही समझ गया था, अगर तुम्हारी खातून अपनी ज़बान बंद रखती तो ये ना होता। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं वो एक माँ है, उसका कसूर नहीं है, आप एक सुल्तान होते हुए भी अपने भाई को काबू में नहीं रख सके। इस पर सुल्तान गुस्से से कहते हैं हद से आगे ना बढ़ो, तुम्हारी खातून एक राज ना रख सकी, तुम्हारा लापरवाह बेटा तुरान शाह नसरुद्दीन के पीछे गया और तुम यहाँ मुझे ये बता रहे हो कि मैं अपने खानदान की हिफाजत नहीं कर सका। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं मैंने आपको अपना बेटा एक अजीम मकसद के लिए
लिए दिया था और अब मेरे बेटे को आप अपने खानदान की लड़ाई की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन की जिंदगी मेरे पास अमानत है, वो जहाँ भी है मैं उसे तलाश करूंगा और जो जरूरी होगा वो करूंगा। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं मगर आप मलिक नसरुद्दीन को कैसे रोकेंगे? उसने आपको राज अफशा करने की धमकी दी है, अगर उसने ये राज फाश किया तो मेरे खानदान को नुकसान पहुंचेगा, फिर मैं सलाहुद्दीन और अपने खानदान की हिफाजत के लिए हर चीज को खतरे में डाल दूंगा। ये सुनकर सुल्तान ने हौसला देते हुए कहते हैं अय्यूब सलाहुद्दीन की तलाश सबसे अहम चीज है और फिर इस मसले के बारे में मैं सबको देख लूंगा। उधर रेहानी सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहा होता है जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ छुपकर उसे देख रहे होते हैं। पारस कहता है दमीर जान ने मुतला किया कि रेहानी वहां से निकल गया है, तो एसिस कहता है इस फिदाई की जुबान पर मोहर लगी हुई है, ये कुछ नहीं बोलेगा। फिर उर्फा कहता है हम क्या मरने तक इसके मुंह खोलने का इंतजार करते रहेंगे भाई? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये आश्कार करने का कोई ना कोई तरीका होगा और हम वो अपनाएंगे, लेकिन पहले हम इसका ताकुब करेंगे और मालूम करेंगे कि ये कहां जा रहा है। इसके साथ वो सब घोड़ों की जानिब बढ़ जाते हैं। इधर महल में सुल्तान सन्नान से कहते हैं मैं तुम पर तवज्जो नहीं दे सका दोस्त, तुमने हमारी मुश्किल का हल निकाला। तो सन्नान कहता है हमेशा से ऐसा ही रहा है मेरे सुल्तान, कई बरस पहले हमारी दोस्ती जंग के मैदान में इसी तरह बनी थी, आप अब भी दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैंने सुना नहीं, तुमने सुना नहीं? कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर धुआं और बादल के सर पर गरज हमेशा रहती है, क्या तुम पहाड़ के मालिक के बारे में कुछ जानते हो? इस पर सन्नान कहता है वो साए की तरह है जो हर किसी के पीछे होता है, वो पानी की तरह है जो हर जगह टपकता है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हम किस तरह जान सकते हैं कि वो कौन है? कोई ऐसी चीज जिससे हम उसे पहचान सकें? तो सन्नान कहता है वो अपने बारे में तभी इशारा देता है जब वो चाहता है, आप उसे तलाश कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वो आपके पीछे ही हो। सुल्तान पूछते हैं उसने मुझे क्यों निशाना बनाया? जवाबन सन्नान कहता है क्योंकि आप कुछ मक्का और मदीना को हासिल करना चाहते हैं और वो उन पर कब्जा करना चाहता है, उन्हें उनके मकसद से रोकने वाले सबसे बड़े पहाड़ आप हैं, आप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सुल्तान पूछते हैं क्या उस आदमी के साथ कोई मुआहदा करने का तरीका है? तो सन्नान कहता है उसे रोकने का वाहिद तरीका उसकी इताअत है, वरना वो किसी के साथ कोई सौदा नहीं करता। यह सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं ये सुनकर खुशी हुई, मैं इसलिए जानना चाहता था कि एक दिन जब वो मुझसे रहम की भीख मांगेगा तो मुझे उसके साथ रवायत के मुताबिक मामला करना पड़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि उसका सर काट कर उसकी लाश के इबरत के निशान बना दूं। मैंने शाम में तुम्हें एक जगह दी है, तुम अब्बासी सिपाहियों के साथ वहां जा सकते हो जो तुम लाए हो और मैं अपने बेटे को तलाश करूंगा। इसलिए मेरे सिपाही वहां पे आकर कहते हैं मेरे सुल्तान का रद्दगन ने हमारे सिपाही भेजे हैं। ये सुनते ही सुल्तान जब आंखें उठाकर देखते हैं तो सब सिपाही की आंखें जलाई गई होती है। ये मंजर देखकर सुल्तान और सबको बहुत गुस्सा आता है। शेर को कहते हैं उसने इन सबको अंधा कर दिया, ये धमकी है। इस पर सन्नान कहता है जबकि आपको इतनी बड़ी परेशानी है तो आप मलिक सलाहुद्दीन को कैसे ढूंढेंगे मेरे सुल्तान? उधर अमीर अय्यूब फातिमा खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और फातिमा खातून कहती है मलिक नसरुद्दीन को अगर सलाहुद्दीन मिल गया तो वो उसे कत्ल कर देगा और हमारा बेटा एक बहतान की वजह से मर जाएगा। हमें कुछ करना होगा, हम उसे तलाश करेंगे। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं सुल्तान हर तरफ से ढूंढ रहे हैं, दुआ करें कि वो मलिक नसरुद्दीन से पहले तलाश कर लें। असल मुश्किल ये नहीं है, किसी भी वक्त अफरा तफरी हो सकती है, सब तैयार हैं अभी के लिए। इतना जानना काकान अस्मत खातून से कहते हैं क्या आप जानती हैं कि आपके बदमाश भाई ने क्या किया? उसने मेरे सिपाहियों की आंखें निकालकर मुझे धमकी दी है। तो अस्मत खातून कहती है मुझे उन सिपाहियों के लिए दुख है लेकिन उसने आपके साथ जो किया वो काफी नहीं है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं मैं उसे अपने घोड़े के नीचे कुचल दूंगा, लेकिन पहले मुझे सलाहुद्दीन को तलाश करने की जरूरत है, मेरा बेटा मुश्किल में है, मैं जाकर उसे ढूंढूंगा। जबकि मैं बहुत सारी चीजों से निपट रहा हूं, अपनी जिद को छोड़ दें, अपने मातहत सिपाहियों को कहें कि चले जाएं, मैं आपको आजाद कर दूंगा। जवाबन अस्मत खातून कहती है बरसों पहले क्या आपने मुझसे किए हुए वादे पूरे किए? हम जब इस शहर को देख रहे थे आपने मुझसे कहा था कि ये शहर हमारे दिलों का वतन होगा, फिर आपने इसे हमारे हाथ से छीनकर मेरा दिल तबाह कर दिया और अब आप मुझे यहाँ यगमाल बनाकर लाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये होगा? इसलिए मैं मलका कमरे के बाहर पहुंच दिया जहाँ पे उसका सामना अमाद वजीर से होता है और अमाद वजीर मलका को रोकते हुए कहते हैं अंदर सुल्तान नूरुद्दीन है। मलका खातून मलका आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर से कहते हैं हमारे सुल्तान ने कहा है कि अंदर कोई ना आए, आप नहीं जा सकती अंदर। सुल्तान अस्मत खातून से कहते हैं आपने मुझे बरसों पहले नहीं समझा था, कम से कम अभी समझ लें, आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको यगमाल बनाऊं, मैं चाहता हूं कि ये सब खत्म हो। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है आप मुझे आजाद करें या मुझे यहाँ रखें, कुछ नहीं बदलेगा, आपने जो कुछ किया उसके बाद हमारा गुस्सा ना खत्म होगा और ना ही मरेगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्या आप मुझे पीछे से छुरा घूमेंगे जबकि मैं अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद हूं? इस पर अस्मत खातून कहती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह छुरा घूमना है। इस पर सुल्तान ने समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहती है मैंने आपको बताया कि अगर ये सब मुझ पर होता तो मैं अपने नफ्स को मार देती, लेकिन आपने मेरे कबीले और उन तमाम कबाइल को नुकसान पहुंचाया जो हम पर इंसार करते थे। अगर मैं इस महल में सड़ भी जाऊं तो भी कभी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर सुल्तान मायूस होते हुए जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं तो वहां पे सुल्ताना खड़ी होती है। सुल्तान को देखते साथ ही सुल्तान नवाज वजीर को वहां से भेज देते हैं और सुल्तान उनसे कहती है जब आपके बेटे को हर तरफ तलाश किया जा रहा है तो आप यहाँ सूरत से बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास बात है? तो सुल्तान कहते हैं मैं सलाहुद्दीन को तलाश करने जाऊंगा, मैंने उससे बात की ताकि कबाइल पीछे से जंग करने ना आ जाए, चलो अब मेरा वक्त जाया ना करो। ये कहते साथ ही सुल्तान जाने लगते हैं तो सुल्ताना पीछे से कहती है क्या कोई और नहीं था जिसे आप यगमाल बना सकते? उनका सरदार या कोई और मर्द हजरात अस्मत खातून ही क्यों? इस पर सुल्तान पलट कर सुल्ताना के पास आते हैं और कहते हैं मलका मेरी आंखों का नूर, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, क्या कभी भी मेरे प्यार में कोई कमी रही जो तुम मुझे ये कह रही हो? ये सुनकर मलका कहती है लेकिन मुझे उस खातून पर भरोसा नहीं है, उसने मेरी आंखों में देखकर इस महल को जहन्नुम बनाने की धमकी दी। तो सुल्तान कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, माजी गुजर चुका है मलका और अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ, इस महल से कोई कहीं नहीं जाएगा, अस्मत खातून यही रहेगी और तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। मेरे बेटे की जान खतरे में है, तुम्हें गैर जरूरी वहमों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम इस महल की सरबराह खातून हो, तुम वही करो जो तुम्हें ज़ेब देता है। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर करतगन सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहा होता है कि उसके सामने रेहानी से होता है, उन्हें देखते साथ ही करतगन घोड़ा रोक लेता है और अपना चेहरा यहाँ करते हुए कहता है क्या ये जंगियों के कुत्ते नहीं है? इसके साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और करतगन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है इंतकाम के जज्बे से हमला। तो रेहानी एकदम से कहता है करतगन रुक जाओ, मगर करतगन और उसके सिपाही नहीं रुकते और रेहानी के साथ मौजूद तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं। फिर करतगन जैसे रेहानी की जानिब बढ़ने लगता है तो रेहानी कहता है मैंने कहा रुक जाओ। उधर सन्नान अपने असली बेस में ग्रिगोर से कह रहा है मैं तुम्हें उस्ताद आजम और गब्रियल का इंतकाम लेने का मौका देने आया हूँ। सलाहुद्दीन ने इज्जतुद्दीन को कत्ल किया है, हर कोई उसे ढूंढ रहा है और वो एक बेखौफ शिकार की तरह भाग रहा है और तुम अपने सिपाहियों के साथ उसके पीछे जाओगे और उसे मेरे पास लाओगे। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है मैं वाकई ऐसा करना चाहूंगा लेकिन मुझे कुछ और अहम काम है, वालिदा ने मुझे धमकी दी है, विक्टोरिया को नजरबंद कर दिया है, वो अब अपने लश्कर के साथ अस्कलान आएगा, मुझे जल्दी हरकत में आना होगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ने लगता है तो सन्नान कहता है तुम ये मसला मुझ पर छोड़ दो, विक्टोरिया को बचा लिया जाएगा, वालिदा का मसला भी खत्म हो जाएगा। ग्रिगोर पूछता है तुम ये सब कैसे करोगे? तो सन्नान कहता है तुम पहाड़ों की आग की ताकत को नहीं समझ सकते, फजूल सवाल मत करो, तुम वही करो जो मैंने तुम्हें कहा, सलाहुद्दीन को लेकर मेरे पास आओ। उधर करतगन जैसे ही रेहानी को मारने लगता है तो रेहानी एकदम से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी बहन देने आया हूँ। जवाबन करतगन कहता है मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तुम्हारा सुल्तान अपनी जान कमाएगा। जवाबन रेहानी कहता है तुम ना तो सुल्तान नूरुद्दीन को नुकसान पहुंचा सकते हो और ना ही अपनी बहन अस्मत को बचा सकते हो, तुम्हारा निशाना सुल्तान नूरुद्दीन नहीं बल्कि सलाहुद्दीन होना चाहिए। सलाहुद्दीन ने मलिक इज्जतुद्दीन को कत्ल किया है, उसे हर जगह तलाश किया जा रहा है, अपने सिपाहियों को सलाहुद्दीन के पीछे भेज दो, उसे ढूंढकर हमारे हवाले करो और हम अस्मत खातून को तुम्हारे हवाले करेंगे। यह सुनकर करतगन कहता है नूरुद्दीन जंगी ने कहा होगा कि करतगन से कहो कि मेरा बेटा ढूंढकर मेरे पास आए और वो मेरी बहन को मेरे हवाले कर देगा, ऐसा कहा ना? तुम्हें क्या लगता है कि भेड़िए गिदड़ों के जाल में फंस जाएंगे? ये कहते साथ ही वो फिर से तलवार फिजा में बुलंद करता है तो रेहानी कहता है ऐसा सुल्तान नूरुद्दीन नहीं कह रहे बल्कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने एक ताकतवर वजीर खड़ा है, सलाहुद्दीन अभी मफरूर है, तुम्हारे लिए उसे पकड़ना सुल्तान नूरुद्दीन को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा आसान है। मैं तुम्हारी बहन को बचाने का बेहतरीन रास्ता बता रहा हूँ, वरना शिकार करते हुए खुद शिकार बनोगे। ये सुनते साथ ही करतगन अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और बुलंद आवाज से कहता है शिकारियों मैदान में आ जाओ, हमारा शिकार सलाहुद्दीन है। फिर रेहानी को दाढ़ी से पकड़ते हुए कहता है अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की पहले तुम्हारा सर उड़ाऊंगा फिर तुम्हारी दाढ़ी।
गाड़ी, जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और कहते हैं करातेगन ऐसा शख्स नहीं जिसे अमीर रेहानी कायल कर सके। इन्होंने यकीनन सौदेबाजी की होगी। अब हमारे पास मौका है कि इसे जाल में फंसाकर इसकी गद्दारी को जाहिर कर दें। मैं करातेगन के पास जाऊंगा। ये सुनकर उनके साथी परेशान हो जाते हैं। उधर कुछ के एक कमरे में शहजादी विक्टोरिया कैद होती है। इसलिए मैं किसी के आने की आवाज सुनकर शहजादी विक्टोरिया गिलास तोड़कर उसे अपना हथियार बना लेती है और फिर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इसलिए में बादन का कमांडर वहां आता है तो शहजादी विक्टोरिया एकदम से उसे दबोच लेती है और पूछती है क्या बादशाह बादन ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है? जवाबन कमांडर कहता है मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बादशाह से ज्यादा अहम हैं। इस पर विक्टोरिया कहती है तुम बादशाह के सबसे वफादार आदमी हो, कहीं तुम्हारी वफादारी किसी और के लिए तो नहीं? जवाबन कमांडर कहता है सल्तनत के मफाद के लिए ऐसा ही होना चाहिए, चाहे तो अभी यहाँ से निकल सकती है। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया पुरस्कुन हो जाती है और कमांडर पूछता है आप कहाँ जाना चाहती हैं? इस पर विक्टोरिया कहती है सिराय में, मुझे बादशाह बादन से कुछ हिसाब किताब करना है। इसके साथ ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कारगाह में उनके कमरे में मौजूद होते हैं और चीजों की जांच पड़ताल करते हुए गुस्से से कहते हैं जरूर कोई सुराग छोड़ा होगा जिसमें दिखाया गया हो कि वो कहाँ गया है। शेर को क्या कोई सुराग नहीं? जवाबन शेर को कहते हैं नहीं मेरे सुल्तान, मैंने पूरे खेमे की तलाशी ली, यहाँ कुछ नहीं है। ये सुनते साथ ही सुल्तान चीजें गुस्से में इधर उधर पलट देते हैं और कहते हैं वो तुम्हें मार डालेंगे सलाउद्दीन मेरे बेटे। इसलिए में वजीर अहमद वहां आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान मलिक नसरुद्दीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ शाम से रवाना हुआ है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं मैंने उसे कहा था कि कहीं भी मत जाना, अगर उसने सलाउद्दीन को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। उधर करातेगन अपने सिपाहियों के साथ कमरे में दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है हर कोई ये सुन ले। ये सुनते साथ ही सब लोग जमा हो जाते हैं और करातेगन घोड़े से उतरकर मस्जिद कहता है मैंने अपने सिपाहियों को सलाउद्दीन के पीछे भेजा है, अगर कोई उसे देखे या उसके बारे में सुने तो उसे ढूंढकर मेरे कदमों में लाए। ये सुनकर सुरैया खातून से पूछती है तुमने सलाउद्दीन के पीछे सिपाही क्यों भेजे? जवाबन करातेगन कहता है उसने अपने चचा भाई को कत्ल कर दिया है। तो सुरैया खातून कहती है झूठ, सलाउद्दीन ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तुम्हारा दुश्मन होगा मेरा नहीं। ये सुनते साथ ही अस्मा खातून उसे रोक देती है और कहती है जंगी का बेटा है कुछ भी कर सकता है, फिक्र ना करो, हम उसे देखते साथ ही आपको खबर देंगे। जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी एक जानिब खड़े होकर कबीले की जानिब देख रहे होते हैं और करातेगन आगे बढ़ते हुए अपनी बहन से कहता है हम जब सलाउद्दीन को पकड़ेंगे तो हमारा काम मजीद आसान हो जाएगा। अगर वो बूढ़ा रेहानी हमारे खिलाफ कोई चाल चलता है तो मैं अपनी बहन को नूरुद्दीन जंगी से उनके बेटे के बदले आजाद करवाऊंगा। इसलिए मैं करातेगन के दो सिपाही सलाउद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर तलवारें तान लेते हैं और कहते हैं हरकत मत करना, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी पलटते साथ ही उन्हें मार गिराते हैं और फिर उनकी जानिब देखते हुए कहते हैं शिकार कौन है और शिकारी कौन हम देख लेंगे। नाज़रीन इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी करातेगन के सिपाहियों के बेस में उसके खेमे की जानिब जा रहे होते हैं और खेमे पर से करातेगन की इजाजत मिलते साथ ही वो खेमे में दाखिल हो जाते हैं। करातेगन पूछता है सिपाही क्या खबर लाए हो, क्या तुमने सलाउद्दीन को ढूंढ लिया? जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी उसके गले पर तलवार रखते हुए कहते हैं वो खुद यहाँ आ चुका है। सलाउद्दीन अय्यूबी को देखकर करातेगन पलटते हुए कहता है भेड़िए को उसके घर में एक जाल में फंसाया। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम्हें जाल में फंसाने वाला रेहानी है, करातेगन को कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसकी बहन के। क्या उसने तुम्हें ये कहा कि मुझे पकड़ने के बदले अस्मत खातून को वो तुम्हारे हवाले करेगा? इस पर करातेगन कहता है हाँ बहुत खूब, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तलवार की तरह तेज है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ खुद क्यों आई? ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार पीछे करते हैं और कहते हैं तुम्हें जाल से बचाकर उस गद्दार को अपने जाल में फंसाने के लिए रेहानी ने ये सौदेबाजी नूरुद्दीन जंगी को बताए बगैर की होगी जो उसकी गद्दारी को साबित करती है। इस पर करातेगन कहता है मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, वो भी तुम्हारे सर के बदले, मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम्हें परवाह होनी चाहिए, रेहानी हशशीन है, तुम्हारे सरदार की मौत में उसका हाथ है, ये वही है जिसने इज्जतुद्दीन की मौत का इल्जाम मुझ पर डाला। जब वो कबीले आएगा हमें एक खेल खेलकर उसकी धोखाधड़ी को बेनकाब करना होगा। ये सुनकर करातेगन पूछता है क्या तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो? तुम नूरुद्दीन जंगी से कम नहीं हो, वो भी इत्तेहाद के बारे में बोलता रहता है, फिर उसने हमारे कबीले का खून बहाया, मेरी बहन को यरगमाल बना लिया, मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे कबीले में कैद कर दिया, तुम लोगों की 40 ज़बानें हैं और सबके सब झूठी। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही करातेगन सिपाहियों को आवाज देता है तो खेमे में से ही उसके सिपाही निकलते हैं और सलाउद्दीन अय्यूबी को घेर लेते हैं। करातेगन हंसते हुए उस समय को याद करता है जब रेहानी ने उसे कहा था सलाउद्दीन मेरे पीछे है, यहाँ तक कि वो जानता होगा कि हम मिल चुके हैं, वो तुम्हारे कबीले जरूर आएगा, तैयार रहना। इस ख्याल के बाद करातेगन कहता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी सलाउद्दीन, शिकारी चारों तरफ शिकार के लिए निकलते हैं और शिकार को जाल में घेर लेते हैं, तुम जाल में फंस गए हो। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम गलती कर रहे हो, जाल में फंसकर अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। तो करातेगन सिपाहियों से कहता है इसे कैद खाने में ले जाओ। ये सुनकर उसके सिपाही सलाउद्दीन अय्यूबी को वहां से ले जाकर तलवार लेकर अस्मत खातून की जानिब बढ़ते हुए कहती है महल की आदत नहीं होगी, तुम्हारे खुदरे हाथ तलवार पकड़ना चाहते होंगे। ये कहते साथ ही वो एक तलवार अस्मत खातून की जानिब उछाल देती है और मस्जिद कहती है मैं अपने मेहमान की खुशी चाहती हूँ। तलवार को थामने के बाद अस्मत खातून कहती है मैं अपने खुदरे हाथों से शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपने नरम हाथों के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि तलवार नरम चीज को जल्दी काट देती है। जवाबन मलका कहती है देखते हैं कि कौन किसे काटता है, किसके हाथ नरम है और किसके हाथ तलवार उठाने वाले। मैं इस महल की खवातीन की सरबराह हूँ, तुम्हें भी बतौर सरबराह हुक्म देती हूँ, हमला करो। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून हमला करती है और उन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। कुछ हमलों के बाद सुल्ताना कहती है तुम बिल्कुल तलवार चलाने में माहिर नहीं लगती, लगता है कि उन्होंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझ लिया है। जवाबन अस्मत खातून कहती है तुम काफी बेहतर तलवार चलाती हो, माजी की रंजिशों से अपनी तलवार तेज कर दी है। इसके साथ ही दोनों के दरमियान फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। अस्मत खातून मस्जिद कहती है लेकिन अपनी तलवार तेज ना करना क्योंकि एक तेज तलवार सबसे पहले अपनी म्यान काट देती है। जवाबन मलका कहती है मैं तलवार हूँ तो नूरुद्दीन उसकी म्यान है, वो जानता है कि कौन सी तलवार को फेंकना है और किसे गले लगाना है। दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई होती है और कुछ देर के बाद दोनों की तलवारें एक दूसरे के गलों पर होती हैं। मलका कहती है जाहिर है कि तुम सालों से इस समय का इंतजार कर रही थी, अब तुम्हें मौका मिला है तो काट दो, देखते हैं कि तुम एक तलवार हो या रेशम। मगर अस्मत खातून तलवार पीछे करते हुए कहती है मुझे तुम्हारे खिलाफ तलवार चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी यहाँ मौजूदगी भी तुम्हारे लिए खुद को अज़ियत देने के लिए काफी होगी। उधर बोरो कबीले के जिंदान में सलाउद्दीन अय्यूबी कैद होते हैं, इसलिए मैं करातेगन वहां आता है और दूध सलाउद्दीन अय्यूबी को देते हुए कहता है ये लो पी लो इसे, अपने घोड़े का दूध लेकर आया हूँ, पियो इसे, इससे तुम्हारा गुस्सा और बढ़ जाएगा, मुझे गुस्सैले लोग पसंद हैं। ये कहते साथ ही वो दूध पिंजरे में करता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी उसे गिरा देते हैं और कहते हैं मैं गुस्से में हूँ क्योंकि तुम्हें चाल नजर नहीं आ रही, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे कैद किया हुआ है, रेहानी तुम्हें धोखा देने वाला है। जवाबन करातेगन चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग धोखा देने में सबसे आगे हो, तुमने जो कुछ किया उसे बच नहीं सकते, मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा, वो भी तुम्हारे सर के बदले, मैं तुम्हारी जिंदगी पर लानत भेजता हूँ और हम नूरुद्दीन जंगी को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम समझ क्यों नहीं रहे कि तुम एक जाल में फंस रहे हो। जवाबन करातेगन कहता है यहाँ से निकलने के लिए झूठ मत बोलो, वो आपका सर वहां लेकर जाएंगे और मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा। अभी मैं तुम्हारी असीरी की खबर उस दाढ़ी वाले बुजुर्ग को भेज रहा हूँ, मगर इसलिए मैं उसकी बहन वहां पे आकर कहती है वो रेहानी नाम का आदमी आया है भाई। ये सुनकर करातेगन हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि खबर पहुंचने से पहले ही रेहानी कैसे आ गया है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वो रेहानी के सामने खड़ा होता है और रेहानी उसे कहता है करातेगन तुमने अच्छा काम किया। जवाबन करातेगन कहता है मैंने अभी तक तुम्हें खबर नहीं भेजी थी, तुम्हें कैसे पता चला। इस पर रेहानी कहता है मैंने आपको बता दिया था कि सलाउद्दीन कबीले के पास आएगा, मैं पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सलाउद्दीन कहाँ है? जवाबन करातेगन कहता है कैद में। फिर इधर उधर देखने के बाद पूछता है मेरी बहन कहाँ है? जवाबन रेहानी कहता है महल में। ये सुनकर करातेगन हैरान होते हुए कहता है महल में? वो महल में क्या कर रही है? हम किस बात पर मुत्तफिक हुए थे रेहानी? मैं सलाउद्दीन को तुम्हें दूंगा और तुम मेरी बहन को लेकर आओगे। जवाबन रेहानी कहता है अस्मत खातून को दिन की रोशनी से महल से अगवा करना आसान नहीं है, मैं उन्हें आज रात में लेकर आऊंगा। ये सुनकर अमीर मंसूर कहता है ये जंगियों का खेल है, इन पर यकीन ना करो करातेगन। तो करातेगन कहता है मैं इन पर लानत की बारिश करूंगा, अगर मैं अपनी बहन को नहीं ले सकता तो तुम भी सलाउद्दीन को नहीं ले जा सकते। ये कहते साथ ही वो सब तलवारें बेनयाम कर लेते हैं। तो रेहानी कहता है पागल मत बनो करातेगन, मेरी बात समझो, अगर तुम यहाँ हमारे साथ कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम कभी भी अपनी बहन के साथ इकट्ठे नहीं हो पाओगे। तो करातेगन कहता है सलाउद्दीन ने ठीक कहा, तुमने हमारे खिलाफ गद्दारी का जाल बिछाया है। ये सुनकर रेहानी कहता है
है, सलाहुद्दीन तुम्हें बदगुमान कर रहा है, सिपाहियों सबको मार दो और सलाहुद्दीन को यहाँ ले आओ। ये सुनकर उसके सिपाही जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे आने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं यहाँ हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आजाद देखकर रेहानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और करातेगन भी चौंक जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे पीछे सुरैया खातून भी आ जाती है। सुरैया खातून को देखकर करातेगन गुस्से में अमीर मंसूर की जानिब देखता है और रेहानी कहता है तो तुम अब इत्तेहादी बन गए और मेरे खिलाफ मनसूबाबंदी की। हाँ, जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हाँ मैंने मनसूबाबंदी की और तुम इस जाल में फंस गए। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस समय को याद करते हैं जब जंगल में उन्होंने सुरैया खातून से मुलाकात की थी और उनसे कहा था मुझे उस गद्दार को पकड़ने के लिए करातेगन से बात करनी होगी जिसने मेरे खिलाफ जाल बिछा रखा है। अगर करातेगन ना समझा तो वो मुझे पकड़ लेगा ताकि वो रेहानी के हवाले कर सके और फिर आप मेरी मदद करेंगे। जब रेहानी आएगा तो आप मुझे आजाद कर देंगे। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुमने करातेगन के साथ मुझे पकड़ने का खुफिया मुआहदा किया और इसके बदले में तुमने कहा कि तुम असमत खातून को इसके हवाले करोगे। जवाबन रेहानी कहता है मैं बतौर अमीर ममलिकत यहाँ एक मलिक को कत्ल करने का बदला लेने आया था, सिपाहियों पकड़ लो इसे। ये सुनकर दो सिपाही जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाकर पकड़ते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें काट डालते हैं। इस मंजर को देखकर रेहानी कहता है अब तुम रियासत के सिपाहियों को मार रहे हो। हाँ, जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं रियासत के सिपाहियों को नहीं मार रहा बल्कि मैं रियासत के अशाशीन को मार रहा हूँ। ये सुनते साथ ही रेहानी कांप जाता है और बाकी सबकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रेहानी के सिपाहियों की तलवार की जानिब देखते हुए कहता है यहाँ पर अशाशीन फिदाई का कोई नंबर लिखा हुआ है। वो एक दूसरे को पहचानने के लिए इन नंबरों को अपनी तलवारों पर कुंदा करते हैं। क्या तुमने सोचा कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? जो खेल तुमने करातेगन के साथ खेला और जो अशाशीन बतौर सिपाही तुमने सबूत के लिए खरीदे तुम अब किसी भी चीज से इंकार नहीं कर सकते। ये सुनकर डरा हुआ रेहानी बौखलाहट में कहता है हमला। तो अशाशीन हमला कर देते हैं और कबीले में जंग शुरू हो जाती है। सब मिलकर अशाशीन को काटना शुरू कर देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी भागते भागते आते हैं और अशाशीन पर टूट पड़ते हैं। कोई तीरों से और कोई तलवारों से अशाशीन का सफाया करता है। एसिस का एक साथी कमाल महारत के साथ अशाशीन पर तीर बरसा रहा होता है और उसका कोई निशाना भी खता नहीं जाता। वो बिल्कुल करीब करीब से तीर मारकर उन्हें जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। सुरैया खातून भी इस लड़ाई में नुमाया नजर आती है। करातेगन की तलवार भी अशाशीन पर खूब चल रही होती है। लड़ते लड़ते रेहानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकना शुरू हो जाता है और कबीले के दरवाजे पर पहुंचते साथ ही दौड़ लगा देता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत गुस्सा आता है मगर फिदाई सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर देते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ निपटने लगते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि घोड़े पर सवार रेहानी सर पर भाग रहा है और सलाहुद्दीन अय्यूबी तने तनहा उसका ताकुब कर रहे हैं। भागते भागते रेहानी का सामना नसरुद्दीन से होता है। उसे बुखाया हुआ देखकर नसरुद्दीन पूछता है तुम भाग क्यों रहे हो, बताओ क्या हुआ? जवाबन रेहानी कहता है सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया था लेकिन उसने जाल बिछाया हुआ था, अब वो मेरे पीछे है। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है तो अब वो तुम्हारे पीछे है? हाँ, ये कहते साथ ही नसरुद्दीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब जंगल में सुल्तान के सामने कुछ जंगी सिपाही सर झुकाए खड़े होते हैं और कहते हैं हम मलिक सलाहुद्दीन की तलाश में मलिक नसरुद्दीन के हुक्म पर गए थे मेरे सुल्तान। ये सुनते साथ ही सुल्तान उन पर टूट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या मैंने तुम लोगों को हुक्म नहीं दिया था कि कोई भी सलाहुद्दीन को तलाश नहीं करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी और का हुक्म मानो? सुल्तान सिपाही को खूब पीटते हैं और साथ कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे का पीछा करो जैसे वो तुम्हारा शिकार हो? बताओ नसरुद्दीन कहाँ गया है? जवाब में एक सिपाही कहता है वो कबीले की तरफ गए हैं मेरे सुल्तान। इस पर शेर को कहते हैं उसने जरूर मलिक सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया होगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं जल्दी करो जल्दी। ये कहते साथ ही सुल्तान घोड़ों की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना नसरुद्दीन और उसके सिपाहियों से होता है जबकि रेहानी वहां से जा चुका होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते साथ ही तुरान शाह नसरुद्दीन और बाकी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और नसरुद्दीन कहता है अब मरने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं रास्ते से हट जाओ, मैं अभी असल मुजरिम के पीछे हूँ। इस पर नसरुद्दीन कहता है मैंने रेहानी को रुखसत कर दिया है, अब तुम या तो अपने हथियार डाल दो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? वो असल कातिल है, वो बहुत से सिपाहियों और इज्जतुद्दीन के कत्ल में मुलव्वस है। जवाबन नसरुद्दीन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें अपने बेटे की लाश के बिल्कुल साथ देखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं और अब ये साबित हो गया है कि वो हमारे कबीले में अशाशीन था और यहाँ तक कि बोरो कबीला भी इसका गवाह है। वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर भाग गया है। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। मैं रेहानी को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, हट जाओ वरना मैं तुम पर से गुजर जाऊंगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं और मजबूरन उन सबको रास्ते से हटना पड़ जाता है। नसरुद्दीन एकदम से कमान में तीर डालकर खींच लेता है और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी का निशाना लेता है तुरान शाह बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है जैसे कि उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेगुनाही पर यकीन हो। इससे पहले कि नसरुद्दीन तीर छोड़ता एक तीर आकर उसके बाजू में बेवस्त हो जाता है। तीर मारने वाले उसके पीछे मौजूद सुल्तान होते हैं और नसरुद्दीन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुल्तान गुस्से में तुरान शाह की जानिब देखते हैं तो तुरान शाह सर झुका लेता है। उधर रेहानी आगे आगे जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पीछे पीछे होते हैं। आगे जाकर रेहानी का सामना ग्रिगोर से होता है और ग्रिगोर पूछता है क्या तुम सलाहुद्दीन से भाग रहे हो? जवाबन रेहानी कहता है मैं रियासत का अमीर हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तो ग्रिगोर कहता है रियासत का अमीर या पहाड़ों के आका का आदमी? तुम्हारा आका सलाहुद्दीन को पकड़ने के लिए मेरी मदद चाहता था, फिर मैंने देखा कि तुम भाग रहे हो और वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने बारे में सुनकर रेहानी कहता है मेरे बारे में सब कुछ बेनकाब हो गया है, मैं महल वापस नहीं जा सकता, मुझे जाने दो, सलाहुद्दीन मेरे पीछे है। तो ग्रिगोर कहता है डरो मत, सलाहुद्दीन तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। उधर नसरुद्दीन के जख्म का जायजा लेने के बाद शेर को सुल्तान से कहते हैं तीर हड्डी पर लगा है लेकिन तबीब की जरूरत है। तो सुल्तान के हुक्म पर सिपाही नसरुद्दीन को लेकर चले जाते हैं। इसके साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं और तुरान शाह को गले से दबोच लेते हैं। फिर कहते हैं अगर मैं इसका गला काट दूं तो ये मेरी तलवार की बर्बादी होगी। ये कहते साथ ही उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं बताओ सलाहुद्दीन ने क्या कहा, बताओ मुझे। जवाबन तुरान शाह कहता है उसने कहा कि वो उस गद्दार के पीछे है जो कि इज्जतुद्दीन की मौत में मुलव्वस था। सुल्तान पूछते हैं वो कौन था? जवाबन तुरान शाह कहता है अमीर रेहानी। ये सुनकर सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुरान शाह मजीद कहता है उन्होंने कहा कि उन्होंने साबित किया है कि रेहानी अशाशीन है जो कि बोरो कबीले में था और अब वो उसके पीछे गए हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं मैंने उसे गलतियां करते हुए देखा था पर मुझे मालूम नहीं था कि वो गद्दार है। सिपाहियों को सलाहुद्दीन की तलाश में रहने दो, हम महल जाएंगे। अगर वो भाग गया तो इसका मतलब है कि उसका जुर्म साबित हो गया है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल रेहानी को ढूंढ रहे होते हैं और इधर उधर देखने के बाद कहते हैं ये आदमी कहाँ गया। दूसरी तरफ रेहानी अस्कलान में जा पहुंचता है और ग्रिगोर से कहता है मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन ग्रिगोर कहता है सलाहुद्दीन की जिंदगी और जंगी रियासत की तकदीर दोनों, मैं चाहता हूं कि तुम ये दोनों मेरे हवाले कर दो। इस पर रेहानी कहता है सलाहुद्दीन मुझे अगवा करने जरूर आएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है मैंने उसके लिए मौत की दावत तैयार की है। ये कहते साथ ही वो खंजर मेज में गाड़ देता है और रेहानी बहुत खुश होता है। उधर कुछ में बादशाह बादन कुछ लिख रहा होता है जबकि उसका कमांडर उसके पास रखे हुए गिलास में मशरूब डाल देता है। कुछ देर के बाद बादशाह बादन मशरूब पी जाता है। इसलिए विक्टोरिया वहाँ पे आती है। विक्टोरिया को देखकर बादशाह बादन गुस्से से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे वापस वहाँ पे बंद कर दो जहाँ से ये बाहर आई है। जवाबन विक्टोरिया कहती है नहीं मेरे सुल्तान नहीं, मुझे एक मासूम बिल्ली में मोड़ने की कोशिश करते हुए आपने मुझे उस अंधेरे में जंगली शेरनी बना दिया है। शेर जब अपने पिंजरे से बाहर निकल आता है तो दोबारा कभी शामिल नहीं होता। ये सुनकर बादशाह बादन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम अपने किए पर माफी मांगने के बजाय मजीद गलती कर रही हो विक्टोरिया। जवाबन विक्टोरिया कहती है आप चुप करके देखते रहिए जब तक कि जंगी और मजबूत नहीं हो जाते। आप मेरी शादी हमारे बदतरीन दुश्मन सलाहुद्दीन से करना चाहते हैं, आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं अपनी रियासत के लिए अच्छा करूंगी और इसके लिए मैं आपसे दो चीजें चाहती हूँ, सबसे पहले आपकी जिंदगी और फिर आपका तख्त। तो बादन गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो विक्टोरिया को दबोच लेता है मगर इसके साथ ही मशरूब अपना काम दिखा देता है और बादशाह बादन लड़खड़ाना शुरू हो जाता है और कहता है मदद करो मेरी मदद करो, मगर कोई आगे नहीं बढ़ता और कमांडर भी वहीं पे खड़ा रहता है। बादशाह बादन तड़पते तड़पते जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। विक्टोरिया उसके ताज को लात मारकर तख्त पर जा बैठती है और कमांडर से कहती है कुछ के पादरियों को तकलीफ के लिए बुलाएं, आकाओं को भी मतला करें। बादशाह बादन मर गया है, अब मलका विक्टोरिया का दौरे हुकूमत है और अब बारी जंगी। शेर को सुल्तान के साथ महल से आगे बढ़ते हुए कहते हैं मेरे सुल्तान रेहानी अभी तक महल वापस नहीं आया, सिपाहियों को उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन ठीक कह रहा था, रेहानी ही गद्दार है, इसलिए मैं सन्नान वहां आता है और आदाब जा लाने के बाद कहता है सुल्तान आपका रोशन चेहरा गम
में क्यों मुब्तला है? जवाबन सुल्तान कहते हैं पूरी दुनिया को अपने पेट पर ले सकता हूँ, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। ये भारी तब महसूस होता है जब करीब तरीन लोग गद्दार निकले। अल्लाह ने मुझे ये सल्तनत दी और मैंने तकसीम किया। यहाँ तक कि मैंने रियासत के खजाने से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने उनसे हमेशा भलाई की जिन्हें मैंने इक़्तिदार दिया। मैंने ऐसा क्या किया जो उस गद्दारी के मुस्तहिक बना? तो सन्नान कहता है ताकत मेरे सुल्तान, ताकत ताकत ऐसा जहरीला नशा है कि ये उन लोगों के लिए धोखा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ता जो आपके सबसे करीब तर होते हैं। लेकिन जहर का तरियाक भी ताकत है। जब आप ताकत रखते हो, ख़यानत का जहर किसी काम का नहीं। फिर सुल्तान शिरको से कहते हैं रेहानी इज्जत-उद-दीन और जिरगे में कत्ल होने वाले सरदारों का जिम्मेदार है। कबायलियों के साथ इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढो। सलाउद्दीन अकेला है, तमाम दुश्मन उसके पीछे हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। इसलिए मेरे सफहानी वहाँ आते हैं और सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान हकीम ने मलिक नसरुद्दीन का इलाज किया है, वो अब ठीक। ये सुनते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं मैं उसे पकड़ लेता अगर मलिक नसरुद्दीन सामने ना आता। तो पारस कहता है हमें उसका कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जबकि चौके में मजबूत सोफिया की जानिब पड़ रही होती है। इसलिए अमीर फौज से रेहानी समझते हुए पीछे से आगे आता है और कहता है गद्दार अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। शोर की आवाज सुनकर वो सब पलट कर देखते हैं और सोफिया उर्फा को पीछे धकेलकर अपने चेहरा यहाँ कर देती है। उर्फा काफी देर तक उसे देखते रहता है और सोफिया उसे धक्का देकर उठ जाती है। सोफिया को गुस्से में अपनी तरफ आता हुआ देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उर्फा सोफिया हमारे साथ है। तो उर्फा कहता है ये दुश्मन की तरह चलकर आ रही थी। सलाउद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचते साथ ही सोफिया कहती है रेहानी ग्रिगोरो से अस्कलान लेकर गया है। ये सुनकर एसिस कहते हैं दुश्मन मुत्तहिद हो गए हैं, अब हमारा काम और भी मुश्किल है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं रेहानी इस मामले की कुंजी है। ग्रिगोर ने उसे हमसे छीन लिया, हम भी उसे छीन लेंगे। ग्रिगोर ने एहतियाती तदबीर इख्तियार की होंगी, हम पुराने रास्ते से अस्कलान दाखिल नहीं हो सकते। सोफिया आज रात तक अस्कलान में दाखिल होने के लिए कोई रास्ता तलाश करो, हम खुफिया मुकाम पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और उर्फा मुस्कुराते हुए सोफिया को देखने लग जाता है। इस पर सोफिया गुस्से में उसकी तरफ देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही मंजर देखकर उर्फा के पास आकर कहते हैं उर्फा ली चलो, और उर्फा पीछे देखते देखते आगे बढ़ जाता है। उधर नसरुद्दीन उठ खड़ा होता है, इसलिए सुल्तान वहां आते हैं और नसरुद्दीन से कहते हैं आखिरकार तुमने मुझे अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। जवाबन नसरुद्दीन कहता है और उस शख्स की वजह से जो हमारे खून से भी नहीं है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं तुमने मुझे मजबूर कर दिया, इस सब के पीछे रेहानी का हाथ है, लेकिन तुमने सलाउद्दीन की बात सुनने से पहले उस पर हमला करने की कोशिश की। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है मैं सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन रखता हूँ। सलाउद्दीन इज्जत-उद-दीन की लाश के सामने खड़ा था। सुल्तान कहते हैं जिस आदमी को बर्खास्त करने से तुमने बचाया था वो शशीन निकला और तुम अब भी जिद कर रहे हो। रेहानी को पकड़ने के बाद तमाम बातें एक एक करके जाहिर हो जाएंगी और तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, मेरी खातून फौत होगी, मेरा बेटा फौत हो गया, मुझे हशशीन के बारे में कोई इल्म नहीं है। चाहे रेहानी या शशीन निकले, लेकिन मेरे बेटे की मौत के लिए वो कसूरवार नहीं है। जवाबन सुल्तान कहते हैं देखते हैं जब रेहानी को पकड़कर यहाँ लाएंगे तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो हर बात का इकरार करेगा। इंशाअल्लाह नसरुद्दीन सरदारों की मौत में तुम्हारा हाथ नहीं होगा। तो नसरुद्दीन कहता है आपके शुरू से यही इरादा था, इस सब के लिए मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते थे ताकि मुझे बीच से हटा दें, सिर्फ इसलिए कि मैं जानता हूँ कि सलाउद्दीन आपका बेटा नहीं है, ताकि आपके तख्त को नुकसान ना पहुंचे। तो सुल्तान कहते हैं मैंने तुम पर रहम करके माफ कर दिया, काश मैंने तुम्हें उस दिन मार दिया होता। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है मुझे उस रात का इल्म ना होता अगर मुझे मार देते, ताहम अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप सलाउद्दीन की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर आपने उसे कसूरवार होते हुए भी माफ किया तो मैं ये राज सबको जाहिर कर दूंगा। तो सुल्तान कहते हैं रेहानी को पकड़ने के बाद तुम्हें ये राज भी नहीं बचा सकेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर अस्कलान में ग्रिगोर को मशरूब देने के बाद सोफिया कहती है अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं जा सकती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जवाबन ग्रिगोर कहता है तुम्हारा काम सिर्फ मेरे पास रहना है, आज रात तुम यहाँ मेरे साथ गुजारोगी। इसलिए मैं विक्टोरिया कमांडर के साथ वहाँ आती है। उसे देखकर ग्रिगोर खड़े होकर कहता है मैं जानता था कि तुम बच जाओगी शहजादी। जवाबन कमांडर कहता है शहजादी नहीं बल्कि मलका। ग्रिगोर चौंक जाता है और पूछता है क्या मतलब मलका? तो विक्टोरिया कहती है बादशाह बादल मर गया है, अब मैं कुछ की मलका हूँ। ये सुनकर ग्रिगोर हैरानगी से पूछता है ये सब कैसे हुआ? सोफिया की मौजूदगी में विक्टोरिया की खामोशी पर ग्रिगोर उसे वहाँ से भेज देता है और उसके जाने के बाद विक्टोरिया कहती है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि बादशाह बादल को पहले ही मर जाना चाहिए, उसका इंतजार करना वक्त का ज़या होता। जबकि बाहर से सोफिया मुहतात अंदाज में आगे बढ़ती है और खंजर के जरिए जगह से सुराख करके उनकी बातें सुनने लग जाती है। ग्रिगोर विक्टोरिया से कहता है तुम ठीक कह रही हो, तुमने बड़ा काम किया है, लेकिन सामने बहुत खतरात हैं। तुम्हारा भाई मादरेक क्या वो तुम्हें मलका बनने की इजाजत देगा? उसने यहाँ जरूर सिपाहियों को भेजा होगा। जवाबन विक्टोरिया कहती है मैं जानती हूँ, मैं उससे वाकिफ हूँ, वो निकल चुके हैं, ताहम बदकिस्मती से उन्हें कुछ पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा और तब तक मैं ज्यादा ताकतवर होकर उसे अपनी हुकूमत कबूल करवाऊंगी। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है तुम्हारा दिमाग मेरी तलवार से भी ज्यादा तेज है, अब मैं तुम्हें आयरन मलका कह सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो विक्टोरिया की जानिब बढ़ने की कोशिश करता है तो विक्टोरिया उसे रोकते हुए कहती है हमने बहुत अहम काम करने हैं, खास तौर पर सलाउद्दीन के खिलाफ, इसलिए मैं तुमसे एक बहुत अहम चीज देने आई हूँ। इधर जंगी महल में मेरे रेहानी सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान जासूस की तरफ से खबर आई है, रेहानी अस्कलान चला गया है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं उस बदमाश ने ग्रिगोर के हाथ बना ली है। तो रेहानी पूछते हैं क्या हमारे जासूस कार्रवाई करने जाएं? जवाबन सुल्तान कहते हैं नहीं, हम खुद कार्रवाई करेंगे, सिपाहियों को तैयार करो, हम अस्कलान जाएंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर करातेगन सुरैया खातून से पूछता है क्या तुमने सलाउद्दीन को फरार होने दिया था? तो सुरैया खातून कहती है एक आदमी को काबू नहीं रख सके, शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर असमत खातून की बहन कहती है तुम सलाउद्दीन का दिफा कर रही थी, तुम्हारे अलावा उसकी मदद कौन कर सकता है? फिर करातेगन आगे बढ़ते हुए कहता है ऐ लड़की देखो। तो सुरैया खातून कहती है तुम लोग सलाउद्दीन की बदौलत रेहानी की जाल से बच गए, कौन जाने अगर वो फरार ना होता तो क्या होता? जवाबन करातेगन कहता है वो मेरा मसला है, सलाउद्दीन इस कबीले में मेरा यगमाल था, उसकी मदद करने वाले ने मुझसे गद्दारी की है। तो अस्मा खातून कहती है हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, हमारे बारे में भूल जाओ और इस जाल के बारे में सोचो जिसमें फंस गए हो। रेहानी हशशीन निकला, अब क्या करोगे? इस पर करातेगन कहता है मुझे हशशीन कुत्तों के बारे में परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। फिर वहां आने वाले अलबेस से कहता है सिपाही तैयार करो, हम गात लगाएंगे, नूरुद्दीन संगी जैसे ही शाम से निकलेगा हम उस पर हमला करेंगे और अपनी बहन को बचाएंगे। चलो। उधर अस्कलान में सुल्तान नूरुद्दीन संगी ग्रिगोर के सामने जा पहुंचते हैं और गुस्से से कहते हैं वो गद्दार मेरे हवाले कर दो जिसे तुमने किले में छुपाया है। आगे बढ़ते हुए ग्रिगोर के सिपाही सुल्तान का रास्ता रोक लेते हैं और ग्रिगोर कहता है तुम मुझे मेरे महल में मेरे जंगजू के सामने हुक्म नहीं दे सकते। ये सुनते साथ ही सुल्तान वहां मौजूद उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं अब तुम्हारा कोई जंगजू नहीं रहा, आप गद्दार को फौरन लेकर आओ। जवाबन ग्रिगोर कहता है वो यहाँ नहीं है, विक्टोरिया उसे लेकर चली गई है, मलका विक्टोरिया बादल मर गया है, विक्टोरिया ने तख्त संभाल लिया है। तो सुल्तान कहते हैं तुम उस गद्दार को जमीन के नीचे कहीं भी छुपा दो, मैं उसे अपने पंजों से निकाल कर ले जाऊंगा, मैं पहले उसका सर कलम करूंगा फिर तुम लोगों की बारी आएगी। ये कहते साथ ही सुल्तान जाने लगते हैं तो ग्रिगोर उठकर उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह हमें खत्म कर दोगे? तुम्हारा बेटा कातिल है, तुम्हारा भाई उसे मारना चाहता है, जिनके भाई को तुम मुतैद करना चाहते थे वो तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, हशशीन अंदर घुस गए हैं और तुम्हें खबर तक नहीं है। जल्दी पहले सलाउद्दीन मरेगा, उसके बाद तुम्हारी बारी होगी, लेकिन तुम ये तकलीफ देखोगे। उसकी बकवास सुनते सुनते सुल्तान उसे दबोच कर तख्त पर ले जाते हैं और अपनी तलवार तख्त में गाते हुए खंजर उसके गले पर तान लेते हैं। फिर कहते हैं मैंने उन तमाम दुश्मनों को मार डाला जो मुझसे इस तरह बात करते थे, मैंने उनके तख्त छीन लिए, तख्त पर इस तलवार के निशान अच्छी तरह देख लो ग्रिगोर, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम्हारे तख्त को पांव के नीचे कुचल दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सोफिया का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर के इंतजार के बाद सोफिया वहां पे आ जाती है। उसे देखकर उर्फा बहुत खुश होता है और सलाउद्दीन अय्यूबी परेशानी से पूछते हैं तुम कहां थी? जवाबन सोफिया कहती है मलका विक्टोरिया रेहानी को लेकर चली गई। तो एक्सिस पूछता है वो कौन है, कहां की मलका? जवाबन सोफिया कहती है बादशाह बादल मर गया है और विक्टोरिया कुछ की नई मलका बन गई है। ये सुनकर पारस कहता है सिर्फ 2 दिन के लिए दूर हुए और हर तरफ सब कुछ बदल गया। ये सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं उन्हें अंदाजा हो चुका होगा कि हम अस्कलान में दाखिल हो सकते हैं, इसलिए वो उसे लेकर गई। उन्होंने और क्या कहा? तो सोफिया कहती है उन्होंने शहजादी मादरेक के बारे में बात की, वो अपने सिपाहियों को कुछ की तरफ भेज रहा है। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं अब हम जानते हैं कि कुछ में कैसे दाखिल होना है। सोफिया मैं चाहता हूं कि तुम कल कुछ में हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जवाबन सोफिया
कहती है मैं गुलामों को लेने के बहाने कुछ जा सकती हूँ। इस पर उर्फा सलाउद्दीन अय्यूबी से बढ़कर एकदम से उसका शुक्रिया अदा करता है और सलाउद्दीन अय्यूबी के देखने पर शर्मा नसरुद्दीन जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है तो सन्नान अपने असली बेस में वहां बैठा होता है। उसे देखकर नसरुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता है और पूछता है कौन हो तुम। जवाबन सन्नान कहता है पहाड़ों का आका। ये सुनते साथ ही नसरुद्दीन तलवार निकालकर हमला करता है तो सन्नान उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सन्नान खड़े होकर उसे दबोच लेता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ तावन करने का शर्फ हासिल है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कहते साथ ही वो उसे छोड़ देता है और नसरुद्दीन कहता है अगर रेहानी पकड़ा गया और उसने इतराफी जुर्म कर लिया तो मेरा काम तमाम होगा। तो सन्नान कहता है हम उसे बचाने के लिए जो कुछ जरूरी हुआ करेंगे, लेकिन तुम भी हमें कुछ दोगे। नसरुद्दीन पूछता है क्या चाहते हो। जवाबन सन्नान कहता है नूरुद्दीन की कमजोरी जिसे तुम फायदा उठा रहे हो। इस पर नसरुद्दीन कहता है वो सलाउद्दीन के बारे में है और मेरी जिंदगी की जमानत भी है। जब तक रेहानी का मसला हल नहीं होता मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। इस पर सन्नान कहता है रेहानी कुछ में महफूज है। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है सलाउद्दीन उसके पीछे जा रहा है। सन्नान कहता है हमने सलाउद्दीन के लिए जाल बिछा दिया है, वैसे भी वो मुझे चाहिए। फिर नसरुद्दीन कहता है सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है, वो भी रेहानी को लेने कुछ जाएगा। तो सन्नान कहता है उसे तुम बजाते खुद रोकोगे, अगर इसमत महल से फरार हो गई तो कबाइल मजीद मुश्तइल हो जाएंगे और सुल्तान रेहानी के लिए कुछ नहीं जा सकेगा। तुम जब कल नूरुद्दीन को रोकोगे और हम सलाउद्दीन को पकड़ेंगे तब तुम्हारे लिए रेहानी का खतरा खत्म हो जाएगा और तुम हमें वो राज दोगे, फिर हम तुम्हें सुल्तान बनाएंगे। ये सुनकर नसरुद्दीन उसे देखते रह जाता है और सन्नान वहां से चला जाता है। उधर एक सराय में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और करीबी में कुछ जाने वाले सुलेबी सिपाही भी खाना खाते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं ये शहजादी मादरे के सिपाही हैं, ये शहजादी विक्टोरिया से मिलने कुछ जा रहे हैं, इनके पास वो चाबी है जो हमें कुछ लेकर जाएगी। तो पारस पूछता है क्या हम इन्हें मारने वाले हैं। इसलिए हमें सराय का दरवाजा खुलता है और कुछ निकाबपोश वहां दाखिल होते हैं। दाखिल होते साथ ही वो खंजर मारकर एक सुलेबी सिपाही को मार डालते हैं। देखते ही देखते वहां पे जंग शुरू हो जाती है और सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मिलकर निकाबपोश पर टूट पड़ते हैं। पल भर में तमाम निकाबपोश मारे जाते हैं। ये देखकर सुलेबी सिपाही भी हक्के बक्के रह जाते हैं और एक सुलेबी सिपाही आगे बढ़कर सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछता है तुम मुसलमान हो तो फिर तुमने हमारी मदद क्यों की। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मुसलमान पहले ये देखते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, तुम थोड़े थे वो ज्यादा थे, हम ऐसे जुल्म को देखकर नजरअंदाज करके भाग नहीं सकते। ये सुनकर वो सुलेबी सिपाही कहता है ये लो खाओ। फिर अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी करो हमें कुछ जाना है। इसके साथ ही वो सराय से निकल जाते हैं और उर्फा भी उसके पीछे जाने लगता है तो ऐसे उसे रोक लेते हैं। फिर कहते हैं सबसे अहम लम्हे में ऐसा मत करो। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी पारस से पूछते हैं क्या मादरे के सिपाहियों के कपड़े तैयार कर लिए हैं। जवाबन पारस कहता है जी कर लिए हैं, लेकिन जब हम लोगों को कत्ल करके इनके कपड़े पहनकर कुछ में दाखिल हो सकते थे तो फिर आप इनकी जान बख्शी क्यों की। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम जब कुछ जाएंगे तो तुम देखोगे कि क्यों, चलो तैयार हो जाओ, खेल शुरू हो चुका है। इसके साथ ही वो सब सराय से निकल जाते हैं। इधर जंगी महल में शेर को सुल्तान से कहते हैं हमारी फौज कुछ जाने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं सलाउद्दीन की कोई खबर। जवाबन शेर को कहते हैं अभी तक नहीं मेरे सुल्तान, मुझे लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि रेहानी कुछ में है और वो उसके पीछे चला गया होगा। इस पर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं अल्लाह उसे रोको, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, उन्होंने हर जगह उसके खिलाफ जाल बिछाए हुए हैं, हमें जल्दी से रेहानी को पकड़ना होगा। इधर असमत खातून खवातीन के साथ आगे बढ़ रही होती है, इसलिए मैं नसरुद्दीन वहां पहुंचता है और उन्हें भड़काते हुए कहता है कल तक तुम जंग के लिए चीख रही थी लेकिन आज तुम भेड़िए के बच्चे की तरह यरगमाल बन गई हो। जब सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हारे कबीले को तबाह कर देगा तब तुम्हें मालूम होगा कि उसने तुम्हें यरगमाल क्यों बनाया हुआ था। वो सबको मार डालेगा और उनसे दुश्मनी का बदला लेगा। यह सुनकर असमत खातून परेशान होते हुए कहती है उसने जंग को रोकने के लिए मुझे यरगमाल बनाया, वो ऐसे गद्दारी नहीं कर सकता। तो नसरुद्दीन कहता है फौज तैयार है, जबकि तुम यहाँ ये सलूक सह रही हो और सुल्तान की बात का इंतजार कर रही हो, वो पूरे कबीले के सरबराहों का सर तुम्हारे पास लाएगा, खास तौर पर तुम्हारे भाई करदेगन का सर। असमत खातून कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, मगर नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ इमादरे के सिपाहियों के लिबास में कुछ शहर पहुंचते हैं और दरवाजे पर खड़े सिपाहियों से कहते हैं बादशाह बादन का इंतकाल हो गया, शहजादी विक्टोरिया ने खुद को मलका करार दे दिया है, हम यहाँ शहजादी मादरे की तरफ से बात करने आए हैं। तो सुलेबी सिपाही पूछता है शहजादा खुद क्यों नहीं आया। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं शहजादा यहाँ क्यों आएगा। ये सुनकर वो सुलेबी सिपाही कहता है मुझे वो दस्तावेज दिखाओ जिससे ये साबित हो कि तुम्हें शहजादे मादरे ने भेजा है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्या तुम्हें हमारे लिबास से मालूम नहीं हो रहा। ये बात सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही उन पर तलवारें तान लेते हैं और वो सुलेबी सिपाही कहता है मुझे अभी दस्तावेजात दिखाओ, मैं उस वक्त तक तुम पर यकीन नहीं करूंगा जब तक कि मैं वो दस्तावेजात नहीं देख लेता, वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी एक दस्तावेज निकालकर उसे दिखाते हैं। फिर कहते हैं इस पर शहजादी मादरे ने मोहर लगाई थी। दस्तावेज देखने के बाद वो सिपाही अपने साथी से कहता है मलका विक्टोरिया को इतला दे और इन्हें महल में ले जाए। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ कुछ शहर में दाखिल हो जाते हैं। उधर कमांडर विक्टोरिया के पास जाकर कहता है शहजादी मादरे के सिपाही आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो विक्टोरिया कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मादरे के सिपाहियों को रास्ते में मार डालो, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। जवाबन कमांडर कहता है मुझे खुद नहीं मालूम मलका। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया उसके साथ आगे बढ़ जाती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक सुलेबी सिपाही भागता भागता मलका विक्टोरिया के पास आता है और कहता है मेरी मलका शहजादी मादरे के सिपाही आए हैं, वो सराय आ रहे हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है मैं जानती हूँ, पैरी ने मुझे बताया है। तो वो सुलेबी सिपाही कहता है हमने तो इस बारे में आपको मतला नहीं किया। ये सुनकर कमांडर कहता है शहजादी मादरे ने 2 दस्ते क्यों भेजे हैं। विक्टोरिया गुस्से से कहती है सलाउद्दीन, इन दस्तों में से एक दस्ता सलाउद्दीन और उसके सिपाहियों का हो सकता है, सिपाहियों अतराफ में फैल जाओ जल्दी। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने वाले दस्ते को रोकते हुए कहती है तो तुम्हें मादरे के सिपाही हो, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है, अपने सर से हिफाजती टोपियां उतार दो। ये सुनकर वो सिपाही एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। इस पर विक्टोरिया तलवार निकालकर एकदम से उसके गले पर तान लेती है और कहती है मैंने कहा कि उतार दो सलाउद्दीन। हिफाजती टोपियां उतरने पर वो सब देखते हैं कि ना तो वो सलाउद्दीन अय्यूबी होते हैं और ना ही उनके सिपाही। ये देखकर विक्टोरिया भी हैरान और परेशान हो जाती है। उधर से सलाउद्दीन अय्यूबी कुछ सुलेबी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर पहुंचकर अपने साथ आने वाले सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। जल्दी उन सबका काम तमाम कर दिया जाता है। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं हम अगर मादरे के सिपाहियों को मारकर उनके कपड़े पहनकर यहाँ आते तो हमें विक्टोरिया का सामना करना पड़ता, और अब जब वो विक्टोरिया का सामना कर रहे हैं तो हम उनके कपड़ों के साथ कुछ में हैं, अब हम इनके कपड़े पहनेंगे। ये कहते सुनते साथ ही वो सुलेबी सिपाहियों की लाशों की तरफ पलट जाते हैं। उधर विक्टोरिया परेशान होते हुए कहती है अगर ये मादरे के सिपाही हैं तो दूसरे कौन है, वो कहाँ है। जवाबन कमांडर कहता है हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा कि हमें शुबा था, इसलिए हमें एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है हमारे चंद फौजी पिछली गली में मरे हुए मिले हैं, उनके कपड़े भी ले लिए गए हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है मैं अपने शक के बारे में सही थी, सलाउद्दीन कुछ में है, वो रेहानी के पीछे है, हमें उसकी हिफाजत करनी होगी। इधर पारस सलाउद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अफरा तफरी मचा दी है, सिपाही हर तरफ बिखर गए हैं। तो उर्फा कहता है रेहानी के बारे में क्या है, हम कैसे मालूम करेंगे कि वो कहाँ है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं क्या हमने विक्टोरिया के लिए बिला वजह खतरे की घंटी बजाई, वो अपने ज्यादातर सिपाहियों को जगह भेजेगी जहाँ पे वो रेहानी को रखे हुए हैं, हम उनकी पैरवी करेंगे और तलाश करेंगे कि रेहानी कहाँ है। इसके साथ ही वो टोपियां पहनकर एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगी महल में असमत खातून की खात्मा जैसे ही खाना ले जाने के लिए पलटती है, असमत खातून उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसे बांधते हुए कहती है वो समझते हैं कि वो मेरे कबीले को खत्म कर सकते हैं और उन सबको मार सकते हैं, लेकिन वो मेरे हाथ बांध नहीं सकते। चलो अब उन पर हमला करने का वक्त आ गया है, वो मुझे अपनी फौज के सरबराह के तौर पर देखेंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो बाहर मौजूद सिपाही उन पर हमला कर देता है, मगर वो उसे भी निपटने के बाद आगे बढ़ जाती है। जबकि नसरुद्दीन चुपकर उन्हें भागते हुए देख रहा होता है। उधर सुल्तान अमीर असफहानी से कहते हैं असफहानी आप मेरी गैर मौजूदगी में वजीर के तौर पर नायब हैं, बोरों की तरफ से मोहतात रहना। जबकि असमत खातून यहाँ है, करदेगन कुछ नहीं करेगा। ये कहने के बाद सुल्तान आगे बढ़कर जैसे ही कुछ की जानिब जाने लगते हैं तो मलका सुल्तान के पास आती है और कहती है असमत खातून महल से फरार हो गई है। ये सुनकर सुल्तान और शेरको को बहुत गुस्सा आता है और सुल्तान कहते हैं वो कैसे फरार हो गई। तो सुल्ताना कहती है उसने नूरबानो को अपने कमरे में बांध दिया। फिर यह सुनकर सुल्तान गुस्से में खामोश करवाते हुए कहते हैं बस शेर को अगर असमत खातून अपने कबीले में वापस चली गई तो वो सब दोबारा बगावत करेंगे, हमें उसे रोकना होगा। फिर मलका से कहते हैं आप खातून के सरबराह के तौर पर एक औरत को काबू में नहीं रख सकी और आप आकर मुझे ये बता रही हैं कि वो फरार हो गई है, अगर हम उन्हें
पानी तलाश ना कर सके तो इसकी कीमत आप अदा करेंगे। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। उधर कुछ में अफरा तफरी फैली होती है और आवाजें आ रही होती हैं, तलाश करो उन्हें हर तरफ तलाश करो। सलाहुद्दीन कुछ में है, उनके बीचों बीच में से सलाहुद्दीन यूबी आगे बढ़ रहे होते हैं। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि एक घर के बाहर काफी सख्त पहरा दिया जा रहा होता है। उन्हें देखते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं रेहानी वहां होगा। उन्होंने एहतियात के तौर पर पहरा बढ़ा दिया है ताकि वो रेहानी को महफूज रख सकें। तैयार हो जाओ, हम घर पर हमला करके रेहानी को ले जाएंगे। जबकि विक्टोरिया कमांडर के साथ बुलंदी पर खड़ी होती है और उसी घर की जानिब देखते हुए कहती है हमने फौजियों को घर के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन रेहानी इस घर में नहीं है। कमांडर पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? जवाब में विक्टोरिया कहती है सलाहुद्दीन ने सोचा कि वो हमें लालच देकर धोखा दे सकता है, लेकिन असल में वो जाल में फंस गया है। अब हम उसे घर में फंसाकर बर्बाद कर देंगे। उधर सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ भागते भागते दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं तो वहां तैनात सिपाही ने रोक लेता है। इस पर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं हम यहाँ मलिका विक्टोरिया के हुक्म से आए हैं, हम महल को महफूज बनाएंगे। क्या आप नहीं जानते कि सलाहुद्दीन ने कुछ पर हमला किया था? मलिका एहतियाती तदबीर में इजाफा कर रही है। इस पर वो सिपाही कहता है अगर सलाहुद्दीन ने कुछ पर हमला किया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बाहर तलाश करो। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मलिका का एक बहुत अहम मेहमान अंदर है, सलाहुद्दीन उसे लेने आया है। अगर आप हमारा वक्त जाया करते रहेंगे तो वो जो चाहेगा लेगा, फिर मलिका तुम्हें अपने कुत्तों को खिलाएगी। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे से हट जाता है और सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ उस घर में दाखिल हो जाते हैं। फिर घर में से आगे बढ़ते हुए कहते हैं उस काफिर को हम पर शक हो गया है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो जल्दी आ सकते हैं, हमें रेहानी को जल्द तलाश करने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो तेजी में कमरे के बाहर पहुंचते हैं और वहां खड़े सिपाही से कहते हैं सलाहुद्दीन ने कुछ पर हमला किया है, हमें मलिका के मेहमान की हिफाजत करनी है। वो किस कमरे में है? जवाब में सिपाही कहता है अंदर दाखिल हूं और बाएं मुड़े। वो आखिरी कमरे में है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी उस कमरे की जानिब चले। शहर की बुलंदी पर खड़ी शहजादी विक्टोरिया कमांडर के साथ बहुत बेचैन दिखाई देती है और कहती है कहां हो तुम सलाहुद्दीन, कहां हो? जबकि एक कैदी नीचे से उन्हें देख रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन यूबी शहजादी विक्टोरिया के बिछाए हुए जाल की जानिब जा रहे थे, यानी कि उसी घर की जानिब जिस घर की जानिब अभी शहजादी विक्टोरिया देख रही है। कैदी ने सलाहुद्दीन यूबी का रास्ता रोका था और उनसे कहा था उस घर में मत जाए मलिक हसरत, मलिका विक्टोरिया ने आपके लिए जाल बिछाया है, रेहानी महल में है। तो सलाहुद्दीन यूबी ने पूछा था तुम कौन हो? जवाब में शख्स ने कहा था आप जिन लोगों पर एतमाद करते हैं उन्होंने मुझे भेजा है, रास्ते के दानिशमंदों में से एक। इस ख्याल के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। इसलिए मैं एक सिपाही विक्टोरिया के पास आकर कहता है मेरी मलिका महल में कुछ मशकूक हुआ है। चंद फौजियों ने हमसे कहा कि वो महल की हिफाजत करने आए हैं, खास तौर पर उस मेहमान के लिए। आपने उन्हें हुक्म दिया ऐसा उन्होंने कहा। इस पर विक्टोरिया गुस्से से कहती है मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो कमांडर कहता है सलाहुद्दीन। विक्टोरिया कहती है इसका मतलब है कि उसे पता चल चुका है कि रेहानी महल में है, फौजियों महल का मुहासरा करो, हम सलाहुद्दीन को जाने नहीं देंगे। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर रेहानी एक कमरे में बैठा होता है। इसलिए सलाहुद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हुए रेहानी से कहते हैं हमें अभी तुम्हें महल से बाहर ले जाना है। रेहानी पूछता है क्या हुआ? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं सलाहुद्दीन कुछ आया है। रेहानी कहता है तो क्या हुआ? बहुत सारे मुहाफिज हैं, आप मुझे क्यों निकालेंगे? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं क्योंकि मलिका विक्टोरिया और सलाहुद्दीन ने मुआहदा किया था, वो तुम्हें उसके हवाले कर देगी। इस पर रेहानी कहता है तुम विक्टोरिया के फौजी हो लेकिन तुम मुझे विक्टोरिया के महल से बाहर ले जाओगे, क्या ऐसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम कौन हो? ये कहते साथ ही वो खंजर सलाहुद्दीन यूबी के गले पर तान लेता है, मगर उनके पीछे खड़े सिपाही कोई हरकत नहीं करते। इस पर रेहानी मजीद डर जाता है और फिर से पूछता है तुम कौन हो? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी अपने साथी से फिदाइयों का खंजर लेकर उसे दिखाते हैं और कहते हैं हम पहाड़ों के मालिक के अकीदतमंद फिदाई हैं, हमारे आका ने हमें आपको लाने का हुक्म दिया है। यह सुनकर रेहानी उनके जाल में फंस जाता है और काफी देर सोचने के बाद कहता है तो उन्होंने मुझे सलाहुद्दीन के हाथ भेज दिया, क्या ऐसा है? मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं हमें भी जाना चाहिए, सलाहुद्दीन जल्द यहाँ आ सकता है। इसके साथ ही वो सब रेहानी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर मलिका कमांडर के साथ उस कमरे के बाहर पहुंचती है जहाँ पे रेहानी मौजूद था और वहाँ खड़े सिपाही से पूछती है क्या कोई अंदर आया है? इस पर सिपाही कहता है जी हाँ मेरी मलिका, उन्होंने मुझसे आपके मेहमान का कमरा पूछा और मैंने बता दिया। ये सुनते साथ ही शहजादी उसका गला काट डालती है और कहती है बेवकूफ, हमें जल्दी करने की जरूरत है, सलाहुद्दीन महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो सब कमरे में चले जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन यूबी रेहानी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में कुछ सुलेबी सिपाही वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें देखते साथ ही कहते हैं भाई रुक जाओ, तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। ये सुनकर सलाहुद्दीन यूबी का एक साथी कहता है पहाड़ों के मालिक की खातिर। ये कहते साथ ही उन पर टूट पड़ते हैं और जल्दी उनका काम तमाम कर देते हैं। लड़ाई के खिताब पर रेहानी पूछता है इस फौजी का क्या मतलब था? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की ताकि आप सलाहुद्दीन के हवाले कर दें, ये हर जगह मौजूद है। इस पर रेहानी पूछता है हम कैसे बचेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं उस तहखाने के जरिए जो महल के बाहर की तरफ जाता है, चलो। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर विक्टोरिया कमांडर और सिपाहियों के साथ उस कमरे में जा पहुंचती है जहाँ पे रेहानी मौजूद था। रेहानी को ना देखकर कमांडर गुस्से से कहता है वो उसे ले गए लेकिन हम महल के तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। विक्टोरिया कहती है तहखाना, वो उसे तहखाने से बाहर ले जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब उनके पीछे भाग पड़ते हैं। उधर तहखाने में से सलाहुद्दीन यूबी रेहानी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर एक दरवाजे में से सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही एक सिपाही दरवाजे को बंद करके ताला लगाता है विक्टोरिया वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें जाता हुआ देखकर गुस्से से कहती है सलाहुद्दीन लानत है तुम पर। फिर कमांडर से कहती है वो महल से निकल गया लेकिन वो खुद से नहीं निकल सकेगा, शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी रेहानी को लेकर एक मुकाम पर खड़े होते हैं। रेहानी परेशान होते हुए कहता है हम महल से तो निकल आए लेकिन खुद से कैसे निकलेंगे? तो हर जगह वापस खड़े करेंगे। इसलिए मैं सोफिया घोड़ा गाड़ियों पर ताबूत लदे हुए वहाँ पहुंचती है और उनके बिल्कुल करीब आकर कहती है मैं पहाड़ों के मालिक की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये सुनकर रेहानी बहुत खुश होता है और सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं हम जिंदा कुछ में दाखिल हुए लेकिन मुर्दा निकलेंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ जाते हैं जबकि पूरे कुछ शहर में अफरा तफरी मची होती है। सिपाहियों का जम्मे गफीर सलाहुद्दीन यूबी को तलाश कर रहा होता है। कमांडर तेजी से विक्टोरिया के पास आकर कहता है हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके मलिका। तो विक्टोरिया कहती है क्या तुमने तहखाने के बाहर निकलने वाले रास्ते की जांच की? तो कमांडर कहता है हमने वहाँ भी देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा में उड़ गई। इसलिए वही घोड़ा गाड़ियों के बिल्कुल पीछे से निकल जाती है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वही घोड़ा गाड़ियां जंगल में एक मुकाम पर पहुंचकर रुक जाती हैं। रेहानी सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी ढक्कन उठाकर बाहर आ जाते हैं। रेहानी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है और खुश होते हुए कहता है आपने मुझे बेरहम दुश्मन से बचाया, आप काबिल तारीफ फिदाई हैं, आप सब पहाड़ों के मालिक की जन्नत के मुस्तहिक हैं। मगर इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी और उनके साथी अपने चेहरे अयाक कर देते हैं। उन्हें देखकर रेहानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होती है। खौफ के मारे वो कांपने लग जाता है। सलाहुद्दीन यूबी तलवार उसके गले पर तानते हुए कहते हैं और तुम जहन्नुम में जाओगे। कांपते कांपते रेहानी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है सलाहुद्दीन तुम। उधर महल से निकलने के बाद अस्मत खातून मुसलसल भाग रही होती है और पीछे देखते देखते वो जैसे ही आगे मुड़ती है तो सामने सुल्तान खड़े होते हैं। देखते देखते सुल्तान के सिपाही निकलकर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं ये वो रास्ता है जिससे आप चुपके से शहर से फरार हुई थी जब हम बरसों पहले मिले थे। क्या आपने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा या फिर आप भूल गई? इसलिए मैं मेरे रेहानी वहां आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान मलिक सलाहुद्दीन ने अमीर रेहानी को पकड़ लिया है। उधर सन्नान एक शख्स पर हाथ फेर रहा होता है और कहता है जागने का वक्त आ गया है बेटा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि नाज़रीन वो शख्स गैब्रियल होता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि गैब्रियल भी जिंदा है। सन्नान उससे पूछता है क्या इंतकाम के लिए तैयार हो? जवाबन गैब्रियल कहता है मैं तैयार हूँ। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान के दीवान में सभी लोग जमा होते हैं, अमीर, वजीर, मुशीर और अस्मत खातून भी, और सभी इस इंतजार में होते हैं कि सुल्तान ने सबको जमा क्यों किया है, आखिर वो क्या कहने वाले हैं। इसलिए हमें दीवान का दरवाजा खुलता है और सलाहुद्दीन यूबी अपने साथ रेहानी को लेकर वहां दाखिल होते हैं। रेहानी को देखते साथ ही सुल्तान उसकी जानिब बढ़ते हैं और रेहानी को घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। नसरुद्दीन के चेहरे पर खौफ आया होता है। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं सारी गिरहें इस गद्दार से वाबस्ता हैं, अब इसकी ज़बान पर लगी मोहर ढीली हो जाएगी मेरे सुल्तान। इज्जतुद्दीन की मौत और दीवान में सदरान की मौत की हकीकत आश्कार हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान रेहानी से कहते हैं मुझे उन तमाम कामों पर शर्म आती है जो मैंने तुम्हारे जिम्मे दी है। तुम जैसे गद्दार की सजा यह है कि तुम्हारी लाश को इबरत का निशान बना दूं, लेकिन अगर तुम मेरे सवालात का सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नरमी करूंगा। अब बताओ जो कुछ तुमने किया क्या वो नसरुद्दीन को मालूम था? पहला सवाल ही
ही अपने बारे में सुनकर नसरुद्दीन की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। सुल्तान एक बार फिर पूछते हैं क्या वो इस सब में मुलव्वस था, तो रेहानी झूठ बोलते हुए कहता है वो नहीं था। यह सुनकर नसरुद्दीन की जान में जान आती है और सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मुझे इज्जतुद्दीन की लाश उस वक्त मिली जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुमने उसे कत्ल किया और उसका बहतान मुझ पर लगा दिया, जबकि तुम्हारे पास अपनी गर्दन बचाने का मौका है, एतराफ कर लो। तो रेहानी अपने सरबराह की बातों को याद करता है, अपने आप को कुर्बान करके सलाहुद्दीन को बचा लेना हमारे पास उसका राज है। ये बातें सोचने के बाद रेहानी कहता है सलाहुद्दीन ने इज्जतुद्दीन को नहीं मारा, मैंने मारा है। सलाहुद्दीन को मुझ पर शक हुआ तो मैंने उसे इस तरह से धोखा दिया, यहाँ तक कि पहाड़ों के मालिक को भी इसका इल्म है। यह सुनकर नसरुद्दीन को बहुत दुख होता है और वो गुस्से से कहता है तुम कमीने। ये कहते साथ ही उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो शेर को से रोक लेता है। रेहानी मजीद कहता है लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया, इसने हमसे खुफिया मुआहदा किया था दीवान के सदरान को मारने के लिए। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो तलवार निकालकर उसके गले पर तान लेते हैं। फिर कहते हैं तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम्हारे पास अपनी गर्दन बचाने का मौका है, सोच लो। जवाब में रेहानी कहता है पहाड़ों के मालिक के रास्ते पर मौत हमारे लिए निजात है, मैं सच के बाद क्यों बहतान लगाऊंगा, मैंने इकरार किया है। तो सुल्तान कहते हैं तुमने सच्चाई के साथ अपनी जान बचाने का इंतखाब नहीं किया और मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, झूठ से मजीद जहर ना फैलाओ। ये कहते साथ ही सुल्तान रेहानी का गला काट डालते हैं और इस तरह गद्दार रेहानी का काम तमाम होता है। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं इसकी लाश को ले जाओ। ये सुनते ही सिपाही उसकी लाश को उठाकर ले जाते हैं। फिर सुल्तान सबसे मुखातिब होकर कहते हैं सब मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं एक राज फाश करूंगा, खासकर मलिक सलाहुद्दीन और बाकी सबके लिए जानना जरूरी है। तो सलाहुद्दीन ये भी पूछते हैं मेरे सुल्तान वो राज क्या है, वो क्यों अहम है, खास तौर पर मुझे जानने की जरूरत क्यों है। जवाबन सुल्तान कहते हैं क्योंकि सलाहुद्दीन वो राज आप खुद हैं, हमारा दुश्मन ये राज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने इस राज को खोलने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया और वो वक्त आज आ पहुंचा है। सलाहुद्दीन मेरा बेटा नहीं है। फिर अमीर अय्यूब की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं ये नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सुल्तान की भी आंखें भर आती हैं, नसरुद्दीन भी आंखें बंद कर लेता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत दुख में दिखाई देते हैं और नाज़रीन इस तरह सलाहुद्दीन